Alright जी, अस्सलाम वालेकुम and welcome to yet another episode filled with exciting news और आप सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त 2 घंटा इन्फॉर्मेशन और इंफोटेनमेंट का लेके मैं मुज़म्मिल अली खान, मेरे साथ आयशा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कैसी गुजरी आपकी मॉर्निंग अभी तक सो फार? अभी तक बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। रिफ्रेशमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर। आपने कल कॉफ़ी की जगह चाय ली थी, आज चाय या कॉफ़ी है? आज चाय है। आज चाय मैंने है? कॉफ़ी किसी वजह से ली थी, यू नो दैट, अदरवाइज मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ भाई। जब आपकी तबीयत ख़राब हो और आपको आकर 2 घंटा बात करनी हो आप लोगों के लिए अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, तो ज़रूरी होता है कि आपने अपने गले का ख्याल रखना है, सो दैट आप बगैर किसी इंटरप्शन के ना आप तक बातें भी पहुँचा सके और आपसे अच्छी अच्छी बातें भी कर सके। जनाब आली, अब सिचुएशन ये है, थोड़ा मौसम से स्टार्ट कर लेते हैं आपकी इजाज़त से। Being under the weather? जी, अंडर द वेदर हर तरह से आप कह सकते हैं। लाहौर के अंदर हुई है तूफ़ानी बारिश और तूफ़ानी बारिश की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि अनफॉर्चुनेट हैं। कहीं पर दरख्त गिर गया है, बिल बोर्ड गिर गए हैं, कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। मॉल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहें जो हैं वहाँ पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही थी। सिंहपुरा के करीब GT रोड पर बिल बोर्ड गिरे जिससे मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। केनाल रोड पर भी दरख्त गिरा, सजावट के लिए वहाँ पर बोर्ड्स लगाए गए थे, वो भी वहाँ पर कल गिर गए और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि पानी अच्छा खासा जमा हुआ है जगह जगह पे ना। जी। अच्छा, अब मिशन रोड हो गया, लॉरेंस रोड हो गई, इसके इर्द गिर्द के इलाके हो गए, मजंग रोड हो गई, इसके समेत यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे और इलाके कि जहाँ पानी जमा हो गया और एक तालाब सा मंजर नजर आने लगा। शादमान, इस्लामपुरा, ये पूरे एरियाज हम लाहौरियों को पता है क्योंकि इनका तो पिंड है ही है लाहौर, जो ये फख्र से कहते हैं हमारा भी पिंड होता है लाहौर। और इसी के साथ साथ यालाबारी भी हुई। लाहौर से आने वाले कुछ ऐसे फुटेजेस, कुछ इस तरह की वीडियोस जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर नजर आई, उसमें हमें ये नजर आया कि गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। तो लाहौरियों, तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे इस्लामाबाद में होने वाले यालाबारी का और गाड़ियों के डैमेज का। Be careful what you pray for because you just might get. बारिश उतनी यालाबारी नहीं हुई जितनी इस्लामाबाद के अंदर। बट कार्स भी डैमेज्ड, गाड़ियां डैमेज हुई हैं। बट स्टिल चलिए, हॉकी स्टेडियम की बात करें, वहाँ पर भी हमें सफ़ेदी की चादर नजर आई थी और शालामार बाग की बात करें वहाँ पर भी यालाबारी हुई। शेखुपुरा में भी तूफ़ानी बारिश, यालाबारी, गलियाँ, छतें और सड़कें जो है ना वो सफ़ेद हो गई। अब अगर हम बाकी शहरों की बात करें वहाँ पर सिचुएशन जो है ना काफ़ी मुख्तलिफ है और इस तरह से मुख्तलिफ है कि कराची के अंदर राइट नाउ पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब फोरकास्ट हालांकि वहाँ पर भी थी बारिश की कि हो सकती है और इस्लामाबाद की भी थी, लेकिन इस वेदर सिस्टम ने डायरेक्टली कराची की तरफ जाना नहीं था, सिंध की तरफ से हो के गुजरना था। बट द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे अभी भी 40s के इर्द गिर्द 2 डिग्रीज नीचे या 2 डिग्रीज ऊपर जाता है पारा और मंडरा है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है ना। मौसम के बारे में आप बिल्कुल भी सर्टेनिटी के साथ तो कोई बात कर ही नहीं सकते। लेकिन कराची वालों, वी फील फॉर यू। हमें पता है कि आप जरा मुश्किल हालात में रहते हैं, चाहे वो मौसम हो या गवर्नमेंट हो। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छी खबर भी आपको देते हैं और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन पलवेशा बशीर ने कनाडा में मास्टर्स टूर्नामेंट जीत लिया है। पाकिस्तानी स्टार प्लेयर जो हैं उन्होंने फाइनल में कनाडा की टॉप सीड प्लेयर एना राइस को शिकस्त दी है और पलवेशा बशीर ने कैनेडियन मास्टर्स टूर्नामेंट में 35 एज ग्रुप का वुमेन सिंगल्स टाइटल भी जीत लिया है। अच्छा, पलवशा की ये जो विक्ट्री है जो उन्होंने जीता है, पलवशा बशीर ने ये टाइटल, ये कनाडा के अंदर मास्टर्स चैंपियनशिप का टाइटल था। मुख्तलिफ मुल्कों से 300 से ज़ायद प्लेयर्स ने आके शिरकत की है और कैनेडियन मास्टर्स चैंपियनशिप का टाइटल जीतने में पलवशा ने फ़ख्र महसूस किया। एट द सेम टाइम हमें फ़ख्र हो रहा है कि पलवशा ने जाके ये चीज़ अचीव की है। अब मास्टर्स कैटेगरी में जो शिरकत करते हैं इनका मतलब ये नहीं कि जो तमाम तर प्लेयर्स हैं वो तमाम तर प्लेयर्स किसी तरह से इनसे छोटे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में उनका खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है। जो मास्टर्स कैटेगरी में जो टेनिस सावी नहीं है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मास्टर्स कैटेगरी के प्लेयर्स आते हैं दे आर द फाइनेस्ट इन देयर ओन लीग। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को F1 व्हिच इज F1 कार रेसिंग, उसके अंदर बहुत जरूरत है। फॉर्मूला 1 या F1 कार रेसिंग के अंदर, मोटो जीपी के अंदर, ये वो ग्लोबल स्पोर्ट्स हैं कि जिनके अंदर बहुत सारा पैसा और पाकिस्तान के अंदर लोग ये मशीन्स अफोर्ड कर सकते हैं। S1000 RR BMW का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स पाकिस्तान के अंदर आपको हाईवेज पे नजर आ रहा होता है भागता हुआ। ट्रैक्स बनाएं गवर्नमेंट वालों, हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि प्लीज इन स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें। एट द सेम टाइम हमारे टेनिस स्टार्स, हमारे कराटे के स्टार्स बाहर जाके जीत के आते हैं और पाकिस्तान के लिए बनते हैं फख्र का बायस। फख्र का बायस है। दुनिया के अंदर भी बता देते ना कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। कि अगर इमेजिन करें आपको एक जगह से दूसरी जगह नया और आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है या आप गाड़ी में नहीं जाना चाहते और आपके पास ये ऑप्शन हो कि भाई रोबोट उठाकर आपको ले जाएगा, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल जाना पसंद करूंगा बिकॉज ट्रांसफॉर्मर्स जो हमने मूवी सीरीज देखी थी जिसके अंदर हमारे पास डिसेप्टिकॉन्स और मेगाट्रॉन और हमारे पास दीगर रोबोट्स की कैटेगरीज हैं, 2 टांगों पे खड़े हो जाते हैं, 4 टांगों पे गाड़ी बन जाते हैं। हमारे पास मैं तो नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? मुझे डर लगता है, आपको पता है मुझे डर लगता है भाई। मैं इंसान जो है ना हमारे लिए फिलहाल वही ठीक है, उनकी बनाई हुई मशीनें, बट अगेन रोबोट
रोबोट कौन सा है? क्या वो AI इंटीग्रेटेड रोबोट है या फिर उसके फंक्शंस ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं? ऑफ कोर्स AI ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, चीनी कंपनी है, उसने एक साइंस फिक्शन ख्याल को हम कह सकते हैं जो हमने आज तक मूवीज में देखा है वो रियल हमारे सामने रख दिया है। और GD01 नामी ये रोबोट है जिसको तैयार किया गया है, जो असल में आपको एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकता है। वैसे तो ये 2 टांगों पर चलता है, लेकिन ये चलने के साथ साथ 4 टांगों के मोड पर भी मुंतकिल हो सकता है। अगेन आपने जो बात की ना, वो कौन सी मूवी थी? ट्रांसफॉर्मर्स। देखते हम लोग जो कहना एक अदर ऐसे रोबोट के अंदर सवार हो सकते हैं कि जो रोबोट ना स्ट्रेट आउट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आपको मिलेगा। अब है क्या सीन ये है जी कि इसका वजन 500 किलोग्राम है तकरीबन, और जिस तरह से आपको फुटेज में नजर आ रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक हाथ का मुक्का मार के इसने दीवार को तोड़ दिया और गिरा दिया। और इसको 39 लाख डॉलर की कीमत पर 39 लाख युआन की कीमत पर इसको कंपनी ने मार्केट में मुतारिफ करवाया है। चाइनीज कंपनी है, इनका ये रोबोट है, 500 किलोग्राम जिसका वजन है। इट इज लुकिंग डेंजरस, बट उसका रोल केज आप देख रही हैं 4 टांगों के बीच में, सो द पायलट इज ऑलमोस्ट, और द ड्राइवर यू कैन कॉल इट, ऑलमोस्ट सेफ है वो बिल्कुल। नहीं, व्हाट इफ वो जो है ना अपना फैसला खुद करना शुरू कर दे, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। इंसान फिर इस तरह के 500 किलोग्राम के रोबोट के आगे क्या ही करेगा। बट अगेन हम अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि आई होप ये इंसानियत के लिए अच्छा हो, क्योंकि इंसानियत के लिए अच्छे फैसले जो ना अक्सर हमें होते हुए उस तरह से नजर नहीं आ रहे होते। नेसेसिटीज जो है वो हमारी पहुंच से दूर कर दी जाती हैं। इमेजिन करें ये रोबोट अगर पेट्रोल या डीजल पे चल रहा हो। हाय अल्लाह, फिर तो रहने दे, पाकिस्तान में फिर मत लाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नायाब हो चुका है और जो मिल भी रहा है ना वो बहुत ही महंगा मिल रहा है। एंड देन हमें पता चलता है कि जनाब कि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आबनाए हुर्मज़ बंद हुआ है या ट्रेड नहीं हो रही है, पाकिस्तान पहुंच नहीं रहा ऑयल, सिर्फ उस वजह से महंगा नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए भी हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर लेवीज लगाई जा रही है। इस वक्त सिचुएशन बता देते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आवाम को डेफिनेटली शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला किया हुआ है। शहरी बेचारे जब भी जाते हैं पंप तो पता चलता है कि जनाब थोड़ी देर पहले एक फैसला हुआ है पर कीमत मजीद महंगी हो गई है। राइट नाउ कीमत जो है पेट्रोल की वो तकरीबन 414 रुपये है, और हमारी थोड़ी सी रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला कि राइट नाउ 32% तक इस पर लेवीज और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। 414 रुपए, और उसमें से 32% तक इसके ऊपर लेवीज लगाई जा रही हैं। अब यहाँ पे आता है एक अदद बहुत बड़ा सवाल, और सवाल क्या है कि क्या ये वो कीमत है जो इंटरनेशनल हिसाब से सेट की जा रही है, या ये वो कीमत है जो गवर्नमेंट, जिस तरह से शिकवा कुछ लोग करते हैं, कुछ क्रिटिक्स, कि गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती इस तरह की पॉलिसीज के जहाँ पे पैसे बचें अवाम के, ये शिकवा है उनका। अब ये लेवी, ये मुश्किलात, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है, और हमारे साथ माहिर माशियात मौजूद हैं खाखान नजीब साहब, किसी मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन के, उनसे जाके बात करते हैं। हमारे फेवरेट हैं, इनकी एनालॉजीज बहुत प्यारी होती हैं और लोकल आदमी को दिमाग में समझ आने वाली एनालॉजीज होती हैं इनकी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बोथ ऑफ यू, आई एम गुड, थैंक यू। सर पहले तो गुड मॉर्निंग, एंड सेकेंडली कि ये जो शिकवे उठाए जाते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेके आना चाहती क्रिटिक्स की तरफ से कि जो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा रहा है वो आवाम की तरफ मुंतकिल हो जाए या किसी तरह का रिलीफ मिल जाए, कितना लॉजिक है इसके पीछे और कितना एक एजुकेशन की कमी है, इन दोनों बातों पे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि कब मिलेगा रिलीफ आवाम को इस जिन से, जिस जिन का नाम है 400 से ऊपर का पेट्रोल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक दुनिया में तेल की कीमत, बिल्कुल ये बात सही है कि 65-70 डॉलर से 110 डॉलर, इस वक्त 106 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। हमने एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसका इजरात से चंद साल पहले हुआ, मैं फाइनेंस की टेबल पे ही था जब हमने इसको शुरू किया। इसको शुरू करने का जो मकसद था वाज द फॉलोइंग: हम 18% अगर GST लगाएं इस वक्त पेट्रोल पे, या उस वक्त भी लगाते तो वो प्रोविंसेस से शेयर होता था। PDL जो है वो पेट्रोलियम लेवी का कमाल ये है कि वो एक लेवी है तो वो एक टैक्स, बट वो प्रोविंसेस से जो डिविजिबल पूल है उसका हिस्सा नहीं बनती। इसलिए ये एक बड़ा ल्यूक्रेटिव टैक्स है फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज ये डायरेक्टली उनकी किटी में आ जाता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। इसलिए 10 रुपए से बढ़ के पेट्रोल पे इस वक्त 117 रुपए है, और 42 रुपीज 60 पैसा है इस वक्त डीजल पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 160 रुपए बन जाएगा। और 160 रुपए इसलिए है कि IMF से ये एग्री हुआ है कि जो चीज़ 10 रुपए 20 रुपए हुआ करती थी दोनों पे, उस पे इतनी बड़ी कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू हम ले रहे हैं ऑन दी पेट्रोल एंड ऑन दी डीजल। इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वक्त सेल्स टैक्स होता तो ये 117 रुपए का मतलब है वो 36% होता पेट्रोल पे। सो दैट्स अ लिटिल अनफेयर। इसका मकसद ये था कि जब
कीमत ऊपर जाएगी तो हम मतलब पेट्रोलियम लेवी को नीचे ले आएंगे, और जब कीमत नीचे आएगी तो हम इसको बढ़ाकर अपनी कलेक्शन बेहतर कर लेंगे बजट की। चूंकि बजटरी शॉर्टफॉल 683 अरब रुपए का है और IMF के साथ अहदाफ ये तय हुए हैं कि 1468 बिलियन इसमें कलेक्ट करना है, जो कि हो जाएगा इवन अगर इतनी ना बढ़ाई जाती। अच्छा, तो आपको ये देनी पड़ रही है। प्लस पेट्रोल पे 24 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी है, 2.5 रुपए कार्बन लेवी है। सो इस सब को अगर आप मिलाएं तो दिस इज द काइंड ऑफ टैक्सेशन यू आर कैरिंग इन द लॉन्ग रन। तो देखें, बात यह है कि आपको यही समझना है कि जिस तरह हम ट्रांसपोर्टेशन कैरी करते हैं वो चूंकि बहुत फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, मसलन 30 मिलियन अगर मोटर बाइक्स हैं फॉसिल फ्यूल पे हैं, ट्रांसपोर्ट फ्रेट सारा कैरी होता है, डीजल पे कैरी होता है, ट्रक्स कैरी करते हैं। इन सब को जब तक बदलेंगे नहीं इन द लॉन्ग रन, और कोविड-2 जिसमें से गुजर रहे हैं जाते हुए। एक सवाल है, आप बात कर रहे थे कि क्या अनफेयर है और क्या फेयर है। अब अगर आप रेवेन्यू जनरेशन थ्रू लेवी करते हैं तो उसके अंदर आप तो गरीब के ऊपर भी उतना ही बर्डन डाल रहे हैं जितना कि किसी अमीर के ऊपर या किसी प्राडो या लैंड क्रूजर चलाने वालों के ऊपर जो है ना आपने बर्डन डाला हुआ है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस को ना बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू अपनी रेवेन्यू जनरेशन की या डेफिसिट को कम करने की कोशिश करना, बात तो फिर पॉलिसीज के ऊपर आ जाती है कि अगर आपने ठीक पॉलिसीज नहीं बनाई हैं तो मेरी जिंदगी बतौर पाकिस्तानी क्यों मुश्किल होती जा रही है। So the burden is on both, आप पे भी है और ज्यादा इन्फोर्समेंट सरकार की है। पॉलिसीज, चूंकि आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेलर और होलसेलर का टैक्स, प्रॉपर्टी पे ना कैपिटल गेन्स प्रॉपर किया, ना ही जिसे कहते हैं लैंड टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये चारों नहीं किए, तो मैन्युफैक्चरिंग पे, पर्सनल इनकम टैक्स पे और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे कि इस वक्त पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए मोटर बाइक वाला भी दे रहा है, करोला वाला भी दे रहा है, सुजुकी वाला भी दे रहा है, लैंड क्रूजर वाला भी वही रकम दे रहा है। इससे बढ़ के नाइंसाफी इस तरह होती है कि जो मोटर बाइक वाला है उसके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसका शायद 70% होगा जो वो कमाई करता है, 80% होगा, पर जो लैंड क्रूजर वाला है उसके लिए तो 15% भी नहीं होगा, बिकॉज उसकी इनकम इतनी ज्यादा है। तो ये बहुत अनफेयर है। इस सब चीज की फेयरनेस तब आएगी जब हम एक मसावी टैक्स का निजाम, अब मुझे 20 साल से ये सुनते हो गए हैं पर ये हम कर नहीं पा रहे। इट्स अ वेरी गुड टाइम बिकॉज आप बजट में जा रहे हैं। सो अगर बजट में जा रहे हैं तो वाकई ये जो इस वक्त का निज़ाम है, जो कि विद होल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, जो कि सुपर टैक्स 10%, जो कि GST 18%, जो इन सब चीजों पे मुहित है, इसको चेंज करने का अच्छा मौका है। एक सवाल है मेरा डॉक्टर साहब, वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रही थी कि राइट नाउ हमारा सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 2 खरब रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर नंबर्स के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तकरीबन 2 खरब रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये जो रेवेन्यू जनरेशन थ्रू लेवी करते हैं हम एनर्जी सेक्टर से, या फिर मैं पेट्रोल प्राइसेस की बात कर दूँ, क्या ये सर्कुलर डेट के लिए यूज़ होता है? इसका कितना परसेंटेज है जो सर्कुलर डेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड देन बाकी परसेंटेज हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसकी? सो इसका बिल्कुल मतलब जीरो ताल्लुक है सर्कुलर डेट से। आई नो कि ये स्टोरी कहीं मुझसे किसी ने पहले भी पूछी थी। ये अकाउंट फॉर होता है हमारे एक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, अकाउंट नंबर 1 होता है, ये उसमें डिपॉजिट हो जाता है, और ये सरकार को चलाने में, PSDP में, जिस तरह भी आप समझें, ये 1468 अरब खर्च होते हैं। इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक सर्कुलर डेट से नहीं है एट ऑल। सर्कुलर डेट जो है वो ये चीज है कि जो हमारे पेबल्स खड़े होते हैं, क्योंकि हम कलेक्शन कम करते हैं और हमने देना ज्यादा होता है, उसके डिफरेंस को हम सर्कुलर डेट कहते हैं। वो 1600, 1700, 1800 के करीब हॉवर करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और 1700 अरब ही है गैस सेक्टर में। सो मिला जुला के कहीं 3400 अरब के करीब हॉवर कर रहा होता है। वो इनएफिशिएंसीज हैं, वो सिस्टम में पार्क्ड हैं, उनका इससे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। पर हम उसको सर्विस करने के लिए कहां से पैसे ला रहे हैं, मैं वो भी आपको समझा देता हूं। 3 रुपए मेरे ख्याल 28 पैसे आप एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज दे रही हैं अपने बिल में इलेक्ट्रिसिटी के, उससे सर्कुलर डेट जो पार्क हुआ है उसकी जो बैंक बोरोइंग है वो सर्विस हो रही है और उसका रिटर्न सर्विस हो रहा है। ये इस तरह चल रहा है। 1468 अरब रुपए एक टैक्स है, ये FBR समझने कलेक्ट नहीं करता, पर है एक कलेक्शन ही, और ये एक ओवरऑल नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो ओवरऑल हमारा कलेक्शन होती है रेवेन्यू की, उसमें चला जाता है। ये इनडायरेक्ट है,
इससे निकलने के लिए जब तक ब्रॉडनिंग नहीं करेंगे टैक्स की, निकल नहीं पाएंगे। ये है पूरी स्टोरी। मेरा सवाल मुज़म्मिल ये भी है कि क्या बाकी ममालिक के अंदर भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर लेवी के थ्रू इस तरह से रेवेन्यू जनरेशन की जा रही हो? डॉक्टर साहब एक बात जो कि है ना वो हमें बताते चलें, आम आदमी नहीं समझता कि टैक्स इंपॉर्टेंट क्यों है और टैक्स से फ़ायदा क्या होगा। बिल्कुल शॉर्ट एंड ब्रीफ ये बताते चलें फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड कि बेनिफिट क्या है इन टैक्सेस का, क्यों टैक्स को आम आवाम अपना दुश्मन समझती है। एक तो ये है कि टैक्स अगर मसावी हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो, तो फिर तो कोई इसको गलत नहीं समझेगा। आप ज्यादा कमाते हैं, आप पे ज्यादा टैक्स होगा। अगर ऐसा हो तो आप भी समझेंगे कि एवरीवन इज पेइंग देयर ड्यू शेयर। ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि आपने स्टेट को चलाना है ना, मतलब डायरेक्ट इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, रिटेल एंड होलसेल, ये सब अच्छी टैक्सेशन है, इससे डॉक्यूमेंट भी होती हैं चीजें। जब आप ये कमाई करते हैं तो इससे डेवलपमेंट का भी काम होता है, सरकार चलती है, पुलिस मिलती है, सोशल सर्विसेज मिलती हैं, मुल्क का डिफेंस होता है। दैट इज द वे यू डू इट। अगर ये प्रोग्रेसिव हो, अगर ये मसावी हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर इसके एक्सपेंडिचर जो हैं प्रोविंसेस पे भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी मसावी तौर पे हो रहे हो, और ना सिर्फ डिफेंस और रनिंग ऑफ द स्टेट हो, बल्कि सोशल सेक्टर पे भी स्पेंडिंग हो रही हो, डेवलपमेंट बजट की भी स्पेंडिंग हो रही हो, तो दैट्स द वे एक निज़ाम चलता है। दैट इज फाइन टू डू। क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर भी बड़ा टिल्टेड है और उस तरह से एफिशिएंट नहीं है, और हमारी जो टैक्सेस का भी निज़ाम है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं है। इसलिए लोगों हमें ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप अग्री भी करेंगे मेरे साथ कि दिस इज द ओनली रीजन कि लोग जो है ना वो टैक्स नेट के अंदर आना नहीं चाहते कि भाई आप जो अमीर है उससे तो टैक्स ले नहीं रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कमाई कर रहा होता है, और हमारे ऊपर आपने सारा बोझ डाला हुआ है। एक आखिरी बात, आप कहते होते हैं कि आसान मिसाल देके जाएं। सो एक होता है टैक्स मोराल। जैसे आपका एक मोराल होगा ना कोई चीज करने की, पाकिस्तान का जो टैक्स मोराल है सिटीजन्स का वो बहुत लो है, फॉर ऑल द रीजंस वी जस्ट एक्सप्लेन कि एक्सपेंडिचर भी ठीक नहीं है, टैक्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी उस तरह की नहीं है, तो टैक्स मोराल लो है, इसलिए लोग टैक्स नहीं देना चाहते। असल बात यह है कि हमने लोगों का टैक्स मोराल रेज करना है बाय बीइंग अ गुड स्टेट, बाय बीइंग अ स्टेट व्हिच डिलीवर्स सर्विसेज, ताकि लोग खुद से समझें कि इन सर्विसेज की डिलीवरी के लिए और पब्लिक गुड की डिलीवरी के लिए हमें टैक्सेस के निजाम में रहना चाहिए। ट्रस्ट भी डेवलप करना बड़ा जरूरी है ना। वेरी वेल सेड सर, वेरी आर्टिकुलेट। थैंक यू सो मच। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, और उन्होंने हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर रख दिया कि भाई इस वक्त क्या क्या किस किस मद में हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की डिस्पोजल के ऊपर जाता है ये सारा रेवेन्यू, और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको कहाँ पर खर्च करना है। एंड देन डेट सर्विसिंग के लिए जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, उधर जो हमारा सारा कर्जा है उसके अंदर भी ये खर्च नहीं हो रहा होता, वो अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। होपफुली आप लोगों ने भी अपना दूसरा चाय का कप पकड़ लिया होगा, बिकॉज आयशा ने अपना पहला चाय का कप खत्म कर लिया और इसके बाद आने लगा दूसरे वाला। खत्म होने वाला है, इसके बाद आने वाला है दूसरा। तो टाइम के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। मेरा अभी तक वही पहला कप चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अगले कप की तरफ अपना हाथ बढ़ा चुका है। आप लोगों के पास पहले फ़ोन्स के अंदर LTE, एज और इस तरह के नेटवर्क के ऊपर बैंडविड्थ चल रही होती थी। अब आ गया है ज़माना 5G और 6G का। हो क्या रहा है मुल्क भर में 5G टेक्नोलॉजी का आगाज़ और इसकी तैयारियां बड़ी तेज़ी से जारी हैं, बल्कि हो चुकी हुई हैं, और अब आया है प्रोसेस नीलामी का। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद सवाल और ज़्यादा अहम हो गया, और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई आज के इस दौर में, बिकॉज हम जानते हैं हमारे कंट्री में इशूज़ ज़रूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इशूज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत इमोशनली भी और मेंटली भी और फिजिकली भी प्रेजेंट और एक्टिव भी हैं। क्या हम लोग तैयार हैं इस टेक्नोलॉजी को रिसीव करने के लिए और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए? एक तरफ टेलीकॉम कंपनीज़ की ये जदीद नेटवर्क के अंदर मुतारिफ करवाना पाकिस्तान के अंदर लाके जदीद नेटवर्क को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी आज भी फोन्स नहीं है हमारे कुछ लोगों के पास, गांव में नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मौजूद नहीं है हमारे पास। फिर हम अगर बात करें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, हमारे पास फंड्स की भी कमी अक्सर होती है। हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में
बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि होप हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। ऑल दो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमारी डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि ठीक है, हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, चाहे थोड़े स्लो हों लेकिन फिर भी कोशिश हमारी पूरी जारी है। अब भी 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन्स जो है ना वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब अगर हमें 5G की जितनी भी खूबियां हैं उनसे बेनिफिट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी होने चाहिए, बट ऑलरेडी एक डिवाइड मौजूद है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास शायद स्मार्टफोन मौजूद ना हो। ऐसे में 5G अगर वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि 5G सपोर्टेड फ़ोन जो है ना वो होना ज़रूरी है। सारे सवालात और बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सायरा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो हमें किस तरह से समझाएंगे कि क्या 5G जो है वो सिर्फ स्पीड को तेज़ करेगा या फिर इसके और भी फ़ायदे होंगे। एंड देन स्पेकुलेशंस इससे जुड़ी हुई जो बहुत सारी हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले मैं आपके नाजरीन के लिए, क्योंकि मैं GSMA को रिप्रेजेंट करती हूँ, GSM एसोसिएशन, आपके नाजरीन के लिए शॉर्ट फॉर्म में सादा अल्फाज में बताना चाहूँगी GSMA है क्या। सो GSM एसोसिएशन जो है हम एक ग्लोबल इंडस्ट्री एसोसिएशन है और हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स, गवर्नमेंट्स, इन सब के साथ काम करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन एंड इनोवेशन को बढ़ सके। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ, लेकिन 5G के सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाहूँगी, ठीक है। आपको पता है हमारा बड़ा अच्छा ऑक्शन हुआ स्पेक्ट्रम का और उसमें बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स हैं, बड़ी अच्छी प्राइसिंग रखी गई है जो कि खुशाइंद बात है। और ये आपके इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5G में उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और GSMA ने इसको बहुत सराहा है। अब अगर हम स्टैट्स की तरफ आते हैं तो हमारा 4G की फाउंडेशन काफ़ी अच्छी है। रिपोर्ट्स और डेटा के मुताबिक तकरीबन 85% तक के लोग जो हैं वो मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कवर्ड हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव पूरी पॉपुलेशन के जी 85%। अच्छा, अब अगर हम आते हैं देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड जिसको हम कवरेज गैप कहते हैं, यूजेज गैप कहते हैं और एक चीज़ होती है जेंडर गैप। अच्छा, कवरेज गैप ये है कि खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने 19% से वो कवरेज गैप रिड्यूस कर दिया 15%, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ गई। यूजेज गैप की भी खुशखबरी लास्ट ईयर थी, अभी नया डेटा आना है कि 58% से 52% हो गया। अब यूजेज गैप हम किसको कहते हैं? आपने तो कहा ना फोन्स नहीं है, इंटरनेट। यूजेज गैप उसको कहते हैं कि जहाँ पे इंटरनेट भी है लोग यूज़ नहीं कर रहे। उनकी क्या वजूहात हैं? अफोर्डेबिलिटी भी हो सकती है, लिटरेसी भी हो सकती है, लैक ऑफ एक्सेस, डिजिटल स्किल्स भी हो सकते हैं। फ़ोन होता है वो यूज़ नहीं करते बिकॉज डिजिटल स्किल्स की कमी है, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी जैसे हमने बात की है, तो ये जो आपका यूजेज गैप है ना वो 52% पे अब दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि एड्रेस करना चाहिए बिकॉज इन लोगों को भी ऑनलाइन लेकर आना है। इनके पास होंगे फीचर फोन, स्मार्टफोन, क्यों नहीं यूज करें? मे बी शायद उनको यूज करना नहीं आता, सो आपको उनको डिजिटल स्किल्स देंगे। व्हाई डू वी वांट ऑल पीपल टू गेट कनेक्टेड? बिकॉज़ सो दैट नो वन इज लेफ्ट एक नेटवर्क के साथ नहीं रहना चाहता। ये मेरा बड़ा जॉर्ज ऑरवेल 1984 मैं ना जो सर्वेलेंस सोसाइटी होती है ना, मैं इस तरह की डिस्टोपियन वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डरती हूँ। तो मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ अपने एक्सपर्ट से, आप क्यों कनेक्ट क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, मैं सवाल पे बिल्ड करना चाहता हूँ। सिंस ये मॉर्निंग शो है और हम वेल कैफिनेटेड है तो जारी बात है जर्नलिस्ट का पार्ट होता है पढ़ना और चीज़ों के अंदर घुसना। इस्लामाबाद में व्यूअर्स आप लोग बाहर निकलें, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक जगह से दूसरी जगह जाएं, फ्लॉक कैमरा सिस्टम्स विद मिनी रेडार्स आपको नजर आएंगे, सारे इस्लामाबाद पे लग चुके हैं, बहुत तेजी से लग रहे हैं। ये 5G नेटवर्क्स के अंदर कितने इंटीग्रेट होने वाले हैं? अच्छा जी, अभी तो आप 5G देखें, आप 5G आने में भी अभी तो ऑक्शन हुआ है। ऑक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने स्विच ऑन की और वाओ आपके फोन के ऊपर इट विल टेक टाइम। और स्पेशली देखें बात ये है इस सब की सक्सेस के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन बड़ी अच्छी हो गई। आगे इसको स्केल करने के लिए आपके पास को 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये सक्सेसफुल हो। उसमें आपकी पॉलिसी एंड रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं और आपके ऑपरेटर्स के लिए, बाकी वाइडर इकोसिस्टम के लिए आपके अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ हैं जो हमने अभी बात की है। उसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली या इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज़ भी होनी ज़रूरी है। इन सब के लिए जब ये चीज़ें होंगी, आपके 5G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट होगी तो आप आगे उसको स्केल कर सकेंगे। तो ये जो अभी आपने बात की ना उसमें थोड़ा सा टाइम है उस तक पहुंचने के लिए। अच्छा, ये जो 5G नेटवर्क्स हैं, मुझे पता है कि हम 5G को डिस्कस करें तो मेरा ज़रा कोशिश होती है कि वो जो स्पेकुलेशंस उसके इर्द गिर्द है ना उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। क्लाइमेट चेंज के लिए कितना ज़्यादा खतरा हो सकती है? अच्छा, नहीं, इसकी नई टेक्नोलॉजी। जी, हम लोग कहते हैं कि 5G
क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। ऑल्दो 5G के लिए ऑफ कोर्स एनर्जी यूजेज और फ्यूल यूजेज और ये सारा कुछ कंजम्पशन होता है, बट रिसर्च शो करती है कि ये क्लाइमेट के लिए उतने मुज़र असरात उसके नहीं हैं जितना कि शोकेस किया जा सकता है। थोड़ा सा और डेवलप करें कि ये जो दौर है 5G का, जिसको हम लोग एक एडवांस्ड दौर कंसिडर कर रहे हैं अभी, कि जिसके अंदर हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेप इन करे। हमारे पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास मेडिकल से लेके तो स्पोर्ट्स तक एवरीथिंग इन बिटवीन हमारे पास आ जाता है। व्हाट विल दैट दौर लुक लाइक? वो जो दौर है वो क्या दिखेगा जब 5G इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, और ज़िंदगी किस तरह से चेंज हो जाएगी एक आम आदमी की? अच्छा देखिए, आम आदमी मूवीज जैसी होगी, जैसे मैंने कहा ना, आप स्विच ऑन नहीं कर सकते। तो आम आदमी के लिए अभी जब हम देखते हैं ना कि आम आदमी को क्या चाहिए, मतलब आम आदमी के लिए 5G होगी एक स्पीड, राइट, लेकिन स्पीड के साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, उसका डिजिटल एक्सेस बेहतर होगा। अब आप जो कह रहे हैं ना, जो दौर की बात करें, वो हम अभी एशिया पैसिफिक रीजन में देख रहे हैं कुछ जगहों पे, ठीक है। जैसे आप सिंगापुर और साउथ कोरिया को देख लें, वो ऑलरेडी एडवांस 5G मार्केट्स में आ गए हैं और वो लोग अभी टेलीमेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर में उनके बड़े अच्छे यूज़ केसेस हैं, स्मार्ट यूज़ केसेस हैं। सो देखिए, हर मुल्क का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। सो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी इकोनॉमिक और जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनको देख के अपने यूज़ केसेस डेवलप करें, डिमांड को देख के। सो फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ऑटोमेटेड है और बहुत फास्ट ट्रैक है। डिपेंड ये करता है कि हम लोग अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा आपके स्मार्टफोन्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इन चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं ताकि जो मैंने अभी आपको यूजेज गैप की बताई है वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज़। अच्छा, जेंडर गैप की तो हमने बात ही नहीं की, ख़वातीन की। अच्छा, आपका खुशखबरी ये थी कि लास्ट ईयर जो है ना 38% से 25% पे जेंडर गैप आ गया। एंड इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और जो सारे पार्टनर्स GSMA को मिला के हम काम कर रहे हैं। और मुझे अभी भी यकीन है कि इस साल भी जब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ रिपोर्ट लॉन्च होगी मोबाइल जेंडर गैप की, उसमें अच्छे रिजल्ट्स होंगे। लेकिन इन खवातीन को भी तो ऑनलाइन लाना है ना। अब आपने ये भी देखना है, हमने GSMA ने प्रॉपर रिसर्च किया कि खवातीन के लिए क्या बैरियर्स हैं, उसमें भी जो है सोशल कल्चरल नॉर्म्स आते हैं। अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है अक्सर हाउस होल्ड्स में शेयर्ड फ़ोन्स होते हैं, एक फ़ोन होता है जो कि सारा घर यूज़ करता है और खातून को बहुत देर से मिलता है, पहले हस्बैंड कर रहा है, फिर बच्चे कर रहे हैं, ऑल दैट। सो आपने जेंडर गैप के ऊपर भी तवज्जो देनी। ये सारे इश्यूज आप रिजॉल्व करके स्लोली आप अपने मुल्क को बढ़ाएंगे उन यूज़ केसेस की तरफ जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जिस तरह से आपके मेरी डिस्कशंस गुजरती हैं, व्यूअर्स जिस डिस्टोपियन वर्ल्ड से आयशा डरती है ना, व्हाट दैट लुक्स लाइक इज कि आपकी फैक्ट्रीज में ऑटोनोमस रोबोट्स काम कर रहे होंगे, जिस तरह चाइना में काम कर रहे हैं। सिंगापुर के अंदर आपके नर्सेज का पेशा तकरीबन खत्म होने की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपको AI बेहतर रिजल्ट्स दे देती है। सो व्हाट ऑफ ऑल द अनएम्प्लॉयड ह्यूमन बीइंग्स दैट विल देन पॉपुलेट सवाल जो है ना वो ये था कि 5G के आने से हमारी जिंदगियों के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन भी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी लोगों के लिए। देखिए, ऑफ कोर्स जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्पीड ऑफ वर्क, जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, जैसे ही क्वालिटी बेहतर होगी उन लोगों को ज़्यादा मौके मिलेंगे। आपको पता है ना कि हमारे जो पहले इश्यूज कनेक्टिविटी और स्पीड से रिलेटेड थे, उसकी वजह से कितने लोकल फ्रीलांसर्स और डेवलपर्स इफेक्ट हुए थे। सो जब ये आपका 5G आएगा, एकदम से कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगी, बट स्लोली जब उनका क्वालिटी ऑफ डिलीवरी इंप्रूव होगा तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास और ज़्यादा आएंगी। इसी तरह जब आप खवातीन को घर में एक्सेस नहीं होता, जब खवातीन के पास एक फास्ट इंटरनेट आएगा, वो जो घर से खवातीन कारोबार कर रही हैं, ई-कॉमर्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। ठीक है, तो यस, इट्स कोरिलेटेड, लेकिन ये इनडायरेक्टली ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी तो ऑफ कोर्स आपके पास मौके आते रहेंगे। सेल फोन्स अपडेट करने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिकअप आ रहा है हमें, वो क्या आ रहा है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर? इज इट द टैक्स, इज इट द अनफेयर प्राइसेस, इज इट 7 लाख का मोबाइल कौन कौन लेगा, उसके ऊपर जो वो देनी पड़ती है, क्या बोलते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी। सॉरी। अच्छा देखिए, स्मार्टफोन्स जो हैं वो तो 5G के लिए 5G कंपैटिबल ही होंगे, बट हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि 4G वाले बेचारे जो है ना वो रह जाएंगे। कई साल तक, जैसे दुनिया ने 3G से 4G में ट्रांजिशन की थी, तो कई साल तक 4G साथ साथ चलता रहेगा। अब उसको ट्रांजिशन के लिए, इन चीज़ों को स्केल करने के लिए, जैसे अभी हमने बात की फाइनेंसिंग मॉडल्स के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, वाइडर इकोसिस्टम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। लोकल प्रोडक्शन मोबाइल्स की वो हो सकती है, मैं उस पर भी आ रही थी। लोकल प्रोडक्शन हो रही है, उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसको पॉलिसी से सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ताकि वो, क्योंकि हमने रीजन में भी देखा कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो जाए ना। नहीं, ऑफ कोर्स। और दूसरा मैं एक और बात मुजामिल आपको बताऊं कि
जो आप 6-7 लाख का फ़ोन कह रहे हैं ना, स्मार्टफोन 30-40 हज़ार में भी आता है। हज़ार में भी आता हाँ, एग्जैक्टली। सो बात ये है कि जो फाइनेंसिंग मॉडल्स की बात हो रही है कि हम उनके ऊपर तवज्जो दें, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर दें, टैक्सेस को थोड़ा सा, क्योंकि देखें एक जब स्मार्टफोन आता है तो उसके ऊपर जब ड्यूटीज़ और टैक्सेस लग जाती हैं, फिर सर्विसेज के ऊपर अलग लगती है। एग्जैक्टली, आपको कितने टैक्सेस का इशू आ जाता है। बिल्कुल ऐसे आपको ये भी देखना होगा कि 5G बढ़ाने के लिए आपका इकोसिस्टम कितना रेडी है। वही हम जानना चाह रहे थे और आपने बता दिया कि हम कितने रेडी हैं और कितने रेडी नहीं है। बट हम रेडी हो या ना हो, दुनिया तब्दील हो रही है, तो दुनिया के साथ आप तब्दील नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। वो कहते हैं ना कि वो नेचुरल सिलेक्शन थी डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसके लिए जरूरी है अपने आप को प्रिपेयर करते रहना चाहिए। सायरा, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया, हमारे सवालों के जवाब दिए। केसी के साथ बढ़ते हैं कदर ब्रेक की तरफ। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त चीन का अहम तरीन दौरा कर रहे हैं। बहुत सिग्निफिकेंस है इस दौरे की। उसका रीज़न ये है कि 2017 में सदर ट्रंप ही थे जिन्होंने लास्ट विजिट किया था। उसके बाद तकरीबन हम कह सकते हैं कि 9 से 10 साल होने वाले हैं। तकरीबन एक दिहाई के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक मरतबा फिर से जा रहे हैं चाइना के अंदर। अब ये दौरा अहम इसलिए है कि बीच में ना एक टैरिफ वॉर भी चली थी, जो अमेरिका ने डिफरेंट टैरिफ्स पूरी दुनिया के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की। चाइना के ऊपर 145% तक ले गए थे एंड देन लाते you can continue right from here. चाइना ने कहा था कि हम 5000 years से इस दुनिया में मौजूद हैं। For the most part अमेरिका मौजूद नहीं था and we'll do fine without America. अच्छा, मजे की बात यह है कि उनसे सवाल हुआ था कि क्या चाइना सरवाइव कर सकता है, तो उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका नहीं था ना, हम तब से सरवाइव कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि अमेरिका है या नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब दोनों मुल्क जो हैं वो एक मरतबा फिर से टॉक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अहम बात अब ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस टैरिफ वॉर से निकलने के लिए चाइना जा रहे हैं या फिर अपनी अमेरिकी अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां पर जा रहे हैं, एंड जिस पोजीशन पर वो जा रहे हैं क्या वो एक स्ट्रॉन्ग डील कर पाएंगे चाइना के साथ या नहीं। बहुत सारे हमारे पास सवालात हैं और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। फॉर्मर इन्वेस्टर हैं, ज़रा बेहतर तरीके से हमें समझाएंगे कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रंप के इस दौरे से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल, सुबह बखैर आपको, आपके नाज़रीन को। ऑल इज गोइंग वेल सो फार एंड हमारी ये दोनों लीडरान, दुनिया के सबसे इस वक्त ताकतवर लीडरान एक साथ हैं और वहाँ से कोई खैर की खबर की उम्मीद लिए बैठे हुए हम सब लोग। अच्छा सर, प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप, इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप हैज फ्लोन फ्रॉम अमेरिका ऑल द वे टू चाइना, ये चीज़ क्या बताती है? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो आज आप चाइना में देख रहे हैं वो वाला प्रेसिडेंट ट्रंप तो नहीं है जो आप अमेरिका में ट्रूथ सोशल के जरिए देखते थे। दिस प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ स्टेट पर्सन, स्टेट मैन, एंड ऑल्सो आप देखें कि किस तरह अपने सामने रिटन स्क्रिप्ट जो उनको दिया गया है, जो इंस्टीट्यूशंस ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसको सामने मद्देनजर रखते हुए दो चार जुमले आप कफ कहते हैं और वो भी अच्छे पॉजिटिव साइड पर कहते हैं। आपने देख लिया कि जिस तरह उन्होंने कहा आज और जिस अंदाज में कहा कि प्रेसिडेंट शी इज अ फैंटास्टिक पर्सन एंड आई हैव ऑलवेज बीन प्रेजिंग ऑल्दो पीपल डोंट लाइक इट बट आई विल कीप डूइंग दैट। तो इस किस्म की अल्फाज और कलमात, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव मेट हिम। तो इसके ये अल्फाज और कलमात की प्लेजेंट्रीज जो है ये बड़े स्टेट्समैन करते हैं ताकि कुछ हासिल कर सके। दूसरी साइड भी इसी तरह करती है कि कुछ हासिल कर सके। अब तो ट्रूथ धमकियों वाले ट्रूथ सोशल अगले 34 घंटे में आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। आई थिंक डॉक्टर जमील हमें सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर जमील, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है। अच्छा जी, आपकी आवाज मुझे ठीक है। मुजम्मिल ये पूछ रहे हैं कि वो टैरिफ वॉर क्या थी और ये जो चेंज इन एटीट्यूड अब हमें ट्रंप के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि हमें याद है ट्रंप कहा करते थे ट्रेड वॉर्स आर गुड और आसानी से जीती भी जा सकती है। अब बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया उनका नजर आ रहा है। क्या चेंज हुआ इस सारे अरसे के दौरान के जिसने मजबूर कर दिया ट्रंप को अपना रवैया चेंज करने पर? ये सादे अल्फाज में तो ये है कि जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके और चूंकि वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके तो डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर है कि अपने मुल्क को कुछ ना कुछ देना है और अपने मुल्क से वो वादा करके आए थे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन जीते इसी बात पर थे कि मैं अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी लेके आऊंगा, अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर करूंगा, हालात अमेरिका के बेहतर करूंगा, लोगों के जो पॉकेट्स पर बोझ बना हुआ है
उसको बेहतर करूंगा। उसके बरक्स ये ज्यादा हो गया, अब लोगों के पॉकेट्स पे बोझ ज्यादा पड़ गया है हुर्मुज़ की वजह से। तो ये जो तग़य्युराती बातें हैं वो आजकल की दुनिया में, पहले फॉरेन पॉलिसी एक दफा बन जाती थी तो कई साल चलती थी और बल्कि दहाइयां भी चलती थी एक फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी जितनी इर्तिकाई मराहल से गुजरता है, इसलिए कि जो हालात व वाक़यात दुनिया के हैं वो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, और क्योंकि वो तेजी से बदलती है लिहाजा दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज को भी उसी तरीके से इर्तिकाई मराहल से गुजारना पड़ता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसको कहते हैं उससे गुजारना पड़ता है। जो ममालिक उसमें पीछे रह जाते हैं तो वो काफी पीछे रह जाते हैं। तो इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा कि उनके वो अहदाफ हासिल नहीं हुए हैं तो फिर यकीनन ये जो स्टेट विजिट रखा गया है वो इसीलिए कि देखिए अभी हो क्या रहा है। हमें इस चीज का इदराक होना चाहिए कि अमेरिका की टोटल जो इस वक्त एक्सपोर्ट है वो 3.1 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका एक्सपोर्ट करता है 4.1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का तो उसको हर साल इसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उसने जब अपने अहदाफ हासिल करने के लिए सोचा कि 2-4 ये ट्रेड जो उसका बैलेंस है वो पॉजिटिव साइड पर जाएगा, वो नहीं गया ट्रेड बैलेंस उनका पॉजिटिव साइड पर। तो लिहाजा अब उनको कोई और रिकैलिब्रेशन, इसीलिए हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि एक गेम प्ले करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे फायदा लेने की कोशिश की, लेकिन उससे उनको फायदा नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली ही हैज टू गो टू चाइना। एम्बेसडर साहब, हम देख रहे हैं दुनिया में कि इस वक्त कुछ ऐसे हाथ मिल रहे हैं प्रेसिडेंट शी और डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही, बिकॉज बोथ दीज बुल्स वर लॉकिंग हॉर्न्स विद ईच अदर फुल फोर्स। तो आपने बताया कि जिस तरह से अहदाफ अपने हासिल करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप और वो नहीं कर पाए, इस $1 ट्रिलियन लॉस में जाएं कि इकोनॉमिक फ्रंट ऑफ द वॉर जो है वहाँ पे तो फिर इस बयान मुताबिक अमेरिका एट लॉस नज़र आ रहा है, हमें हारता हुआ नज़र आ रहा है। हेजेमनी क्या दुनिया पे टूट रही है या शिफ्ट हो रही है? नहीं जी, ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ तो सफर का आगाज हो चुका है ना, और वो सिर्फ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से और ये जो ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग है उसने पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया, उस रफ्तार को बढ़ा दिया है। ये जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ है तो वो तो उसको रोकने की अगर अमेरिका जितनी भी कोशिश करे, ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ना शुरू हो गया। आप देख लें कि चाइना जिस अंदाज में चाइना ने अपनी सॉफ्ट पॉलिसी के जरिए अपने इकोनॉमिक अहदाफ हासिल किए हैं तो वो तो मजीद बढ़ता जाएगा, कम तो चाइना नहीं होगा। और चाइना आज भी अगर देखा जाए तो चाइना के जो एक्सपोर्ट है वो हर साल उनको 1.5 ट्रिलियन की बचत होती है। उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो उस लिहाज से। और दूसरा चाइना को 153 ममालिक के साथ उनके राहो रस्म MOUs जो BRI का है, बेल्ट एंड रोड का जो उनका प्रोजेक्ट है 2013 से बड़े खूबसूरती से आगे जा रहा है। तो वो सिलसिला है। लेकिन आपके नाज़रीन शायद सुनना चाहेंगे कि ये क्योंकि ट्रेड तो इफेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से, तो जो ट्रेड के तरफ और जो रुझान है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो अहदाफ उस वक्त तक उनके इफेक्टेड रहेंगे अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये ईरान वाली जंग का मामला कोई खात्मे पर नहीं आया। और उसके लिए रूबियो ने कहा है गुज़िश्ता शब को, मार्को रूबियो ने, और उससे अंदाजा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ईरान से किसी तरह कहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह के मामले में। मेरा अपना मानना यह है कि अब जो 34 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे उससे पहले हमें कोई अंदाजा हो जाना चाहिए, इंडिया मिल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मोटिवेशंस और गोल्स जो के हैं एक्सपेक्टेड डील के, वो चाइना और अमेरिका के दरमियान क्या हैं जी, जो मोटिवेशंस और गोल्स सेट हुए हैं या एक्सपेक्टेड हैं? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, दैट इज कि ट्रंप और प्रेसिडेंट शी इन दोनों का स्टेटमेंट आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कोई चार्जेस या टैक्सेस नहीं होने चाहिए। वो मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक करते हैं इस बात से। ये कितना ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है इस करंट सिचुएशन ईरान के साथ और ये जो टॉक्स हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के? इसकी अगर अर्थमेटिक आप कैलकुलेट करें तो उसकी अहमियत कुछ भी नहीं है ईरान के आगे। ईरान उससे टैक्स बहुत ज्यादा, जो लोगों ने कैलकुलेट की हुई अर्थमेटिक, मैंने भी कुछ थोड़ा सा देखा है उसको, और उसमें उनको तकरीबन 80 बिलियन के करीब फायदा होता है साल में। लेकिन अगर उसके रिलैक्सेशन हो जाए, उस पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो उससे कहीं ज्यादा कमा लेगा। तो लिहाजा मेरा अपना मानना यह है कि ईरान और इसमें चाइना के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान हमारी कंसल्टेशन जारी है, और ईरान चाइना पे यकीनन ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हुए, और चाइना से पहले उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें कुछ कहते हैं तो हमें गारंटी भी चाहिए कि आइंदा हम पर अटैक नहीं होगा।
तो ये चीजें कुछ सामने बातें होंगी, कुछ पसे पर्दा बातें होंगी, क्योंकि चाइना कभी भी डायरेक्ट किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कूदता है, नहीं शामिल होता है। चाइना डिप्लोमेटिकली करता है, जैसे कि उन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं ईरान के सोल्यूशन के लिए, बड़े ब्रॉड पॉइंट उन्होंने दिए हैं। तो उस अंदाज में तो चाइना आगे चलता रहेगा, लेकिन जरूर इस बारे में, क्योंकि वो तमाम ट्रेड को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो चाइना के हो या अमेरिका के हो, पूरी दुनिया के ट्रेड को इफेक्ट कर रहा है। लिहाजा ये कॉन्सिक्वेंशियल मामला बन गया है। असल मामला कॉज तो इनरिचमेंट थी, लेकिन उसके जो मजमरात हैं वो कॉज से ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक्सपर्ट एनालिसिस हमने आपके सामने रखा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chughtai Lab. ऑलराइट जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। एंड सेहत से आगे में आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके कंफर्ट ऑफ द होम से रिलेटेड भी है, एट द सेम टाइम फॉर पीपल हु कैन नॉट टेक अपॉइंटमेंट्स एंड कैन नॉट स्पेंड द टाइम टू डू सो, जिनका टाइम टेबल बहुत रैंडम होता है। हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत मसरूफ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत कन्वीनियंस का निज़ाम है। और जिस तरह से हमारे पास चुगताई की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट्स होते हैं और दीगर उनके शोबों में से एक्सपर्ट्स आते हैं, आज हमारे साथ इसी तरह के एक अदद एक्सपर्ट मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि बात किस टॉपिक के बारे में होनी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सेहत की सहूलियात को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। तेज़ और काबिल रसाई हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं आज के ज़माने में जो हम ले सकते हैं। आज के सिर्फ इस तेज़ दौर के अंदर हमारे पास अगर एक अपॉइंटमेंट का टाइम निकालना हो तो मुश्किल बन जाती है। और इसको आसान बनाने के लिए लंबी लंबी लाइंस में ना ठहरें, आप जाके वेटिंग रूम्स में वेट ना करें, बगैर अपॉइंटमेंट और बगैर किसी गैर ज़रूरी मुश्किल के फौरी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हो जाएंगी आपको और करेंगे चुगताई लैब्स वाले। यही वजह है कि दुनिया भर में टेली हेल्थ का और वॉक इन क्लिनिक्स का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। अब इसके अंदर ऑनलाइन आपकी एडवांस बुकिंग्स इंक्लूड हो जाती हैं। आपके पास अपना आसानी है ना आपकी जिंदगी के लिए कि अगर आप मसरूफ हैं तो आप कॉल करके फ़ोन पर ही बात कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के साथ। अगर आप जा नहीं सकते किसी वजह से तब आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी आसानी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी आपकी सेहत से मुतालिक। मज़ीद ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि हमें ये क्यों दरकार है या क्यों मौजूद होने चाहिए इस तरह के ऑप्शंस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबा रसूल जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं चुगताई हेल्थ केयर डिवीज़न की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जो वॉक इन क्लिनिक्स और टेली हेल्थ मंसूबे हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए ज़रा। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, इसका जो वॉक इन क्लिनिक्स और टेली हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले इसमें एक रिकग्निशन थी कि जो हमारे आम जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात होती हैं हमारे मेडिकल सेटअप में। जैसे कि सबसे पहले तो उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने जाना कहाँ है, उन्होंने किस तरह के डॉक्टर से मिलना है, उनकी टेस्ट जो होते हैं उनका क्या मकसद है, उसका क्या रिपोर्ट्स का क्या मतलब है एंड उससे आगे प्रोसीड कैसे करना है। एंड देन हमारे जो मेडिकल जो सेटअप्स होते हैं यूजुअली वहाँ पे इनको और भी मुश्किलात फेस होती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स लेना बड़ी मुश्किल होती है, वेट टाइम्स बहुत लंबे होते हैं और पेशेंट्स के दिमाग में ये भी कंसर्न आता है कि ये हमारे लिए कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। इन प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज करते हुए चुगताई हेल्थ केयर ने वॉक इन क्लिनिक्स जो है उनका इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसका बेसिकली पर्पस ये है कि पेशेंट्स को विदाउट अपॉइंटमेंट इजीली एक्सेसिबल वेरी क्विक सर्विस हम दी जा सके जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और इसी के साथ हमारा टेली हेल्थ सर्विस भी है फॉर दोज पेशेंट्स रिकग्नाइजिंग एक और प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को फेस होती है कि दे डोंट हैव उनका एक्सेस मेडिकल सेंटर्स की लिए आसान नहीं होता, या वो बिजी होते हैं, वर्किंग क्लास होते हैं, या कि दिन का कोई ऐसा टाइम हो जिस पे क्लिनिक्स ओपन नहीं होते, जैसे रात लेट हो या कोई सुबह जल्दी का टाइम हो। तो टेली हेल्थ इज अ वेरी कन्वीनियंट सर्विस फॉर देम कि वो बस प्रेस ऑफ अ बटन ऑन देयर सेल फोन एक फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सबा, ये आपने फ्री ऑफ कॉस्ट की जो बात की है वॉक इन क्लिनिक्स के अंदर, वहाँ पर अगर मैं सही समझी हूँ आप ये कह रही हैं कि मैं अगर जाती हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलना है, उनसे कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा?
जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशंस हैं हमारी। आप हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में आएंगे, आप अपना नाम एंटर करवाएंगे, यू कैन मीट आवर डॉक्टर विदाउट वेट, और वहाँ पे डॉक्टर आपकी फुल हिस्ट्री, फुल एग्जामिनेशन और आगे आपका जो भी प्लान होगा, कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशंस, अगर आपको कोई कंसल्टेंट की रेफरल चाहिए या जो भी ट्रीटमेंट होगी, हमारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ऊपर उसके ऊपर आपकी प्रिस्क्रिप्शन बनेगी और आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मेंशन करना है वो ये है कि कंसल्टेशन फ्री है। यूजुअली मार्केट में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे जो एनीवेयर फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 2500 डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। 3500 रुपीज़ तक आप बचा सकते हैं एज अ कस्टमर आप जाके। कौन कौन सी ऐसी खिदमात हैं जो फराहम की जा रही हैं वॉक इन क्लाइंट्स को आपके? जी वॉक इन क्लिनिक्स में बेसिकली जो हमारा फ्री कंसल्टेशंस हैं उसके अंदर आपके जो डॉक्टर्स हैं वो वेरी हाईली ट्रेन एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो आपके बेसिक जितने भी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। आपकी कंप्लीट हिस्ट्री होती है, एग्जामिनेशन होती है, फर्दर एडवाइस होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कंप्लीट काउंसलिंग हम पेशेंट्स की जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड इसके साथ साथ हम नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। इन सेंटर्स पे हमारे पास प्रोसीजर रूम्स होते हैं जहाँ पे आपकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, ECGs, बेसिक प्रोसीजर्स जैसे कि स्टिचेस हों, बैंडेजेस हों, वैक्सीन्स हों, ये सारा कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड एक इनिशिएटिव हमने ये भी इसके साथ लिया था कि हमारे क्योंकि जो सेंटर्स हैं, हम वी स्टार्टेड अबाउट 3 years ago विद जस्ट 3 सेंटर्स इन लाहौर। अब हमारे 28 सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। बट उसके बावजूद भी कभी कभार ऐसे होता है कि पेशेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी मसला बनती है, लेकिन हमारा चुगताई नेटवर्क बहुत वास्ट है। सो हम जो चुगताई नेटवर्क में हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे अपने डॉक्टर और स्टाफ को वहाँ लेके जाते हैं कि हम क्लिनिक एट योर डोर स्टेप का मॉडल यूज करते हैं कि वहाँ के लिए पेशेंट के लिए आसानी हो। तो वी डू आवर मतलब 1 day 2 day वीकली क्लिनिक्स ओवर देयर। क्योंकि टेली हेल्थ जो है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती होगी जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वॉक इन क्लिनिक्स का हमने ज़्यादा बात की, उसके ऊपर टेली हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा बताइए किस तरह से अवेल कर सकता है कोई भी एक आम इंसान इस सर्विस को। जी टेली हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि ये एक अप एंड कमिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इट वाज कमिंग अप इन द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड। जब चुगताई हेल्थ केयर ने इसको इनिशिएट किया और इसको वाइड स्प्रेड एक्सेस लोगों को दी, आपके टच ऑफ अ बटन पे हमारी हेल्पलाइन है। अंडर 30 seconds यू कैन बी कनेक्टेड टू आवर क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड वहाँ पे आपकी कंप्लीट हिस्ट्री, आपकी ट्रीटमेंट प्लान, आपके जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे, रेफरल्स होंगे, वो आपको एडवाइस किए जाते हैं। उसके साथ ये है कि इट इज ऑल्सो वन स्टॉप शॉप, मीनिंग कि अगर आपने टेस्ट बुक करना है तो आपको उसकी तरफ भी रेफर कर दिया जाता है। अगर आपने कोई होम केयर सर्विस अवेल करनी है तो आपके डॉक्टर्स उसकी तरफ भी रेफर करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आफ्टर द फोन कॉल एक आपका कंप्यूटर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो SMS के जरिए आपके फ़ोन पे मिलता है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिनके लिए हेल्थ के मेडिकल सेंटर्स तक पहुंचना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, लेट कोई ऐसा मसला वेरी हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज बीइंग अ स्केप्टिकल पर्सन। मेरी हमेशा से ये बड़ा कंसर्न होता है कि मेरा डेटा प्रोटेक्टेड है या नहीं है। टेली हेल्थ के अंदर आपके पास क्या श्योरिटीज़ हैं लोगों को ये बताने के लिए कि आपका जो भी मेडिकल डेटा लिया जाएगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, कहीं पर लीक नहीं हो जाएगा? जी इसका ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा सिस्टम है, जो हमारा EMR सिस्टम है, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल सिस्टम जिसके अंदर पेशेंट का जो डेटा डाला जाता है, इसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ पेशेंट वो डॉक्टर्स के हद तक रहती है कि अगर आपने अपना डेटा दिया है, ये हम बाहर कहीं पे भी इसको यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ पेशेंट की प्रॉपर्टी है। एंड जो हमारी अपनी सिस्टम है उसके अंदर कॉन्फिडेंशली सेव कर दिया जाता है। इसका सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अपना फर्स्ट टाइम डेटा एंटर कराया, चेकअप कराया, तो अगर आप किसी टाइम पे फॉलो अप करने के लिए किसी भी और सेंटर में जाते हैं तो आपके डॉक्टर उस सिस्टम के थ्रू आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको एक्सेस कर सकते हैं और आपको कन्वीनियंट। अच्छा, आपके रीच का जो मिशन है, जो रिसर्च का और आपके रीच आपका जो मिशन है, ये डेटा क्या आपके रीच प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट होगा?
जी सो ऐसे है कि जो हमारी जो रीच का मिशन है जिसमें रिसर्च होती है उसके लिए ये डेटा अवेलेबल तो है, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर डेटा यूज़ करने के लिए हमें सर्टेनली पेशेंट्स की कंसेंट चाहिए होती है। सो विदाउट दैट कंसेंट ऑब्वियसली हम किसी पेशेंट का डेटा नहीं किसी भी रिसर्च के अंदर डालते, उनको पहले से और ये जो टेलीहेल्थ सर्विसेज अवेल करते हैं उनका कंसेंट कैसे लिया जाता है, फोन पर ही या फिर उनके साथ भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं? ऐप कोई कंफर्मेशन कोई? जी टेलीहेल्थ के थ्रू उनको काउंसिल किया जाता है कि अगर हम उनका जो डेटा है वो एक्सेस कर सके फ्यूचर में फॉर रिसर्च पर्पसेस, एंड उसके लिए अगर पेशेंट कंसेंट देता है तो वी कैन गिव देम एक्सेसिबिलिटी टू आवर नियरेस्ट सेंटर जहां पे वो आके हमारे साथ जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर्म्स होते हैं वो फिल कर सकते हैं। लवली, थैंक यू डॉक्टर सबा, यू डिड रियली वेल। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सारे हमारे सवालात को। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करें। जनाब अगर आपके पास भी वक्त नहीं है तो टेली हेल्थ सर्विसेज भी चुगताई लैब दे रहा है, इसके साथ साथ वॉक-इन क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ पर आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आपका डेटा किसी भी चुगताई की लैब पे आप जाएंगे, अगर बिलफर्ज आपने लाहौर में टेस्ट करवाया, कराची में आपको डेटा की ज़रूरत पड़ी है तो आप अपने नियरेस्ट चुगताई से रब्ता कर सकते हैं लैब सेंटर से। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है और अच्छा सेगमेंट हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो आपकी थोड़ी सी होप जो है ना वो बढ़ जाती है कि ओके हमारी अर्निंग के लिए प्रोविंशियल लेवल के ऊपर या फेडरल लेवल के ऊपर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2026, जिसे पाकिस्तान की मईशत और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें उसके फ्यूचर के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। सूबा बलूचिस्तान ख़ास तौर पर तवील अरसे तक सिर्फ मादनी ज़खायर और जोग्राफियाई अहमियत के तनाजुर में ज़ेर बहस रहा है, लेकिन अब पहली मरतबा ये होने जा रहा है कि एक मुकम्मल मुआशी और सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर दुनिया के सामने हम इसको पेश करने जा रहे हैं। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल, उनको अट्रैक्ट किया जा सके ताकि बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ मिनरल्स और माइंस ही नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब फिशरीज और पानी से रिलेटेड तमाम तर ऐसे शोबे, जिसके अंदर हमारे पास समंदर का एक्सेस आ जाना, जिसके अंदर हमारे पास समंदर का पानी अंदर लेके आ जाना, और इसके अंदर हमारे पास सॉल्ट वाटर को डीसैलिनेट करके लोगों के लिए पीने के काबिल बनाना, हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर यही पानी डीसैलिनेट करके यूज करना, गवादर पोर्ट एज वेल, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट हमारे पास वहाँ पे मिनरल्स के ज़खायर भी मौजूद हैं। तो आज हमारे पास बिलाल खान काकड़, वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, हमारे स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं बिलाल साहब? अल्लाह का करम, आप लोग ठीक है, खैरियत से? ज़बरदस्त, बहुत खुशी हो रही है। स्पेशली हम एक ऐसे सूबे की बात करें जिसके बारे में शिकवे शिकायत भी रहते हैं, हम सब जानते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये बताया जाए बलूचिस्तान के लोगों को कि उनके लिए या उनके जो गवर्नमेंट के अंदर लोग मौजूद है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वो क्या करने जा रहे हैं उनकी ज़मीन के साथ। बताइए कैसी तैयारियां हैं एंड क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया कि बलूचिस्तान में शिकवे शिकायत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार मीर सरफराज बुगटी साहब हमें एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर मिले, जिसकी सरबराही में मेन हमारी यही बात हुई कि बलूचिस्तान की लैंड बलूचिस्तान के लोगों के काम आ सके और यही सरजमीन पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। तो मेरा रोल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का है, आई एम लुकिंग आफ्टर द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। तो जिसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में पहली बार इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड बलूचिस्तान में आई। उसमें हम जो पहला पुराना प्रोजेक्ट था हमारा रेकोडिक एंड सियादक सेंदक, ये 3 प्रोजेक्ट्स, सेंदक से हमारी मिनरल्स निकल रही है, सियादक इज़ वर्किंग और रेकोडिक इंशाल्लाह 2028 में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या है? अच्छा, आज का जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मेन हमने इंटरनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है, प्लस फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसमें एहसन इकबाल साहब एज अ चीफ गेस्ट होंगे और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के सेनेटर्स और मिनिस्टर्स इसमें मौजूद होने। इस मेन है कि और पाकिस्तान के जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, ताकि बलूचिस्तान में क्या पोटेंशियल मौजूद है हम इन्वेस्टर्स को बता
सके, प्लस इन्वेस्टर्स को क्या सहूलियात हम प्रोवाइड कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है बलूचिस्तान में इन्वेस्टर्स। अच्छा, हम लोग जब मिनरल्स और माइंस के सेक्टर को लेते हैं तो अक्सर हम लाइफ स्टॉक को, फिशरीज को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को ओवरलुक कर देते हैं जिनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। पाकिस्तान ने मलेशिया के साथ अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले डील साइन की थी, फिर इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने एक्सपोर्ट की बीफ की डील साइन हम लोगों ने की थी। थोड़ा सा एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से हो के जरा इस तरफ आएँ कि हमारे पास कितना रूम फॉर इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में। अच्छा, बलूचिस्तान 44% ऑफ पाकिस्तान है लैंड मास, और हम आप अगर कहें पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट बलूचिस्तान को कहा जाता है जी। आपके 80% जो फ्रूट प्रोडक्शन है पूरे पाकिस्तान की वो बलूचिस्तान से आती है। सही। तो और आप इसी तरह गंदम ले लें, बाकी आप राइस ले लें, तमाम जितनी भी है। तो एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर भी बड़ा अच्छा काम कर रही है और उसमें जब मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कर रहे हैं, GPI, और उसने लोकल ज़मींदारों को कोई 3 बिलियन के करीब कर्जे दिए, जिससे हमें, ताकि ये अपनी सीड और बाकी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो परचेज करके अपनी एग्रीकल्चर की जो फसल है उसको और बढ़ाए। अच्छा, फिशरीज़ में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान की तारीख में आप सबको पता है 730 किलोमीटर हमारी कोस्टल बेल्ट है जी। हमने ऑफ शोर श्रिम्प फार्म्स सुपर इंटेंसिव मॉडल इंट्रोड्यूस कराया। 5 बिलियन का प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे साथ दाबेजी एक्वा फूड्स है, अलकरम टेक्सटाइल ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उसमें पार्टनर है, और हाउस ऑफ कासिब। तो ये वो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक प्लस फिशरीज़ में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कर रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगी, क्योंकि हमें पता है माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर, और फिर फील्ड मार्शल जो हैं वो US जाते हैं और वहाँ पर जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स इस वक्त मौजूद हैं। फेडरल का कितना हिस्सा होगा? फेडरल कितना ज़्यादा चाहती है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस सिलसिले में काम किया जाए, एंड देन उसके लिए क्या प्लान्स बनाया गया और सपोर्ट किस तरह की मिल रही है बलूचिस्तान हुकूमत को फेडरल की तरफ? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी ने पूछा आपके पास क्या है, मैंने कहा हमारे पास सोना है, कहता है और, मैंने कहा हमारे पास समंदर है। तो पाकिस्तान के साथ ये वो दो चीज़ें जो आपकी तकदीर बदल। बड़ा शायराना पोएटिक सा जवाब लगा, हमारे पास सोना है और समंदर है। वाह यार। तो जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में रीजन इज पाकिस्तान में वायदी बलूचिस्तान के माइंस और मिनरल्स वो है जो आपके तमाम कर्जे खत्म कर सकती है इस मुल्क की। ये मैं चैलेंज के साथ और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। फिर बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर क्यों नहीं बदलती? हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे पॉलिटिशियंस का रहा है। हमारे बहन भाई हैं, तो उनकी आवाज उठाना भी आपके साथ बैठा है। हाँ जी, तो उनकी तकदीर, अगर वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने का पोटेंशियल रखता है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर क्यों नहीं बदल रही? आपकी जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत है वो चाहते ही नहीं है बलूचिस्तान स्टेबल जी। मेन रीज़न इज़ दिस, क्योंकि बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो मैंने आपको बताया अभी हमारे पास कोई इंटरनेशनल कंपनीज माइंड एंड मिनरल्स में कोई 100+ बड़ी कंपनीज ने अप्लाई किए, तो ये मिनरल्स निकलेगी, पाकिस्तान की मईशत ठीक होनी है इसके साथ, तो वो लोग नहीं चाहते ये ठीक हो जाए। इस वजह से उनका रोल रहा है बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। हम भी कसूरवार हैं। एक छोटा सा पॉइंट इस पे आप इलाबोरेट करते चलें, फिर यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि जो माइंस यहाँ पे हैं जिनमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, 100 से ज़्यादा कंपनीज ने अप्लाई किए, प्रोसेसिंग भी पाकिस्तान में होगी, हमारे से रॉ निकाल के लेके जा रहे हैं? नहीं, अभी तक प्रोसेसिंग के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिए। ठीक है। हाँ, हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पहली बार क्रोमाइड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं फेरोक्रोम का, सही, ताकि हम रॉ मटेरियल स्टील, हम रॉ मटेरियल चाइना भी जो आते हैं वहाँ से प्रोसेस होकर हम वापस इंपोर्ट करते हैं, तो दैट्स लॉस इन बिजनेस। तो हम पहली बार इंशाल्लाह इस बजट में फेरोक्रोम प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। बलूचिस्तान का जितना भी क्रोमाइट होगा वो यही प्रोसेस होके हम पाकिस्तान की मार्केट को सप्लाई करेंगे। और हमने जो कैलकुलेशन असेसमेंट फिजिबिलिटी कराई है, पाकिस्तान की जितनी भी स्टील की डिमांड है वो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट की पूरे कर रहे हैं। हम अपनी कैपेबिलिटी भी डेवलप कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, एक और सवाल, हम जानते हैं कि रेकोडिक के अंदर एक डील जो साइन हुई और फिर वो उसका बहुत बड़ा स्कैंडल बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ा और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई। ऐसा क्या किया जा रहा है कि उस तरह की गलतियों को दोबारा से ना दोहराया जाए, कि जो हम डील करें बाहर की कंट्रीज़ के साथ, दूसरे ममालिक की कंट्रीज़ के साथ,
वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, अल्टीमेटली नुकसान ना पहुँचाएँ? असल में अब मिनरल माइंस एंड मिनरल पॉलिसी रिवाइज कर दी है। उसमें बड़ा सेफ रखा है कि हमारे जो लोकल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हो और पाकिस्तान के जो स्टेक्स है और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के वो भी सेफ रहे। ठीक है। तो उस एक्ट के तहत नेक्स्ट इस तरह का कोई इशू मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा इंशाल्लाह। और मैं पूरे पाकिस्तान को एक बताता चलूँ, रेकॉर्डिक इज जस्ट 1%। वी हैव 99% अनटेप्ड एरिया। जी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए प्लान क्या बनाए गए हैं? कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और क्या उनकी ज़िंदगियों के अंदर आसानी आएगी, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगी? अगर में हमने जो पॉलिसी बनाई है, हर प्रोजेक्ट के अंदर एक CSR होगा जो आके लोकल पे खर्च किया जाएगा। ठीक है। नंबर सेकंड, जो मेन जो नॉन टेक्निकल जॉब्स है उसमें हम बलूचिस्तान की यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे और जो टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के लिए बी टेवटा के थ्रू हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको हमने यही कहा है कि आपने फोकस रखना है कि हमारी बलूचिस्तान की यूथ ही इसमें इंगेज हो। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि हमारे रिकॉर्डिक का जो कंट्री डायरेक्टर है ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान, ज़रार जमाली। So this is what government is doing for the youth and all. अच्छा, मैं अपना टाइम लेके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, स्पेशली यूथ ऑफ पाकिस्तान को। जो प्रोपेगेंडा जिस तरह काकड़ साहब ने जिक्र किया कि हमारे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा बलूचिस्तान को इसलिए टारगेट कर रहा है, हार्ट बीट है बिजनेस की और सपोर्ट की। हज़ारों किलोमीटर डेवलप्ड सड़कें हैं वहाँ पे, कैडेट कॉलेजेस आप देखें कि वहाँ पे लोग कितने और कैडेट कॉलेजेस कितने हैं, गर्ल्स के लिए कैडेट कॉलेजेस कितने हैं, और उसके हिसाब से आप पंजाब में देखें, आपको आइडिया होगा कि बलूचिस्तान के ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है और कितना सपोर्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान को। इसी के साथ आपकी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब आपने कहा कि हमारे पास ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी बल्कि एट द सेम टाइम हम लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टेवटा के साथ आप मिलकर कर रहे हैं, और टेवटा के से ट्रेन हुए हुए बाहर जाते हैं लोग और जाके परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनली भी वो परफॉर्म करते हैं और कमा के फिर रेमिटेंस भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रीम्स को इकट्ठे टैप कर रहे हैं, एक पाकिस्तान में होम ग्रोन टैलेंट, दूसरा पूरी दुनिया के ऊपर वही टैलेंट जाके डायस्पोरा बनेगा। ज़रा ये बताते चलें कि नियर फ्यूचर जो कि है वो किस तरह से हमें अनफोल्ड होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से? अच्छा, बिजनेस जब बढ़ेगा, इकोनॉमी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी हालात और नॉर्मल हो जाने। यूथ को जब एजुकेशन और आप तालीम देंगे, उनके पास रोज़गार होगा, तो इस पे बड़ा फोकस है हमारा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो यूथ है और हमारे लोग हैं उनसे भी थ्रू मीडिया चैनल हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि स्टेट रहेगा जी पाकिस्तान, जी, इसको कुछ नहीं होना है। जो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा वो अपना नुकसान कर, अपना नुकसान। हाँ, रीज़न इज़ हमें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए और ना हम बलूचिस्तान या जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को तनहा छोड़ेगी। सो वी आर विद देम। लेकिन एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि स्टेट ने लोगों को पालना है। दुनिया में कहीं भी स्टेट नहीं पालती। आप लंदन की मिसाल उठा लें, अमेरिका की उठा लें, लोग खुद काम करते हैं, कमाते, टैक्स देते। अब हमारी थोड़ी बहुत ये साइकी बन गई है कि हुकूमत हमें पैसे भी दे, हमें दुकान भी खोल के दे और कहे भी, और हम फिर उल्टा गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते। वो बुड्ढे बलोच ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं बगैर अपनी जिम्मेदारी निभाए। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे, हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कामयाब हो अपने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो गेन करने के अंदर भी। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ हमें जाना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके अंदर सेहत का मसला, स्पेशली जब बच्चे छोटे हों और उनको कोई वायरस लग जाए और वो फिर उनके साथ पूरी ज़िंदगी तक रहे और उनके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे, तो फिर ये हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात हो जाती है। मैं पोलियो की बात कर रही हूँ कि पोलियो का खात्मा कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, पूरी दुनिया से इराडिकेट हो गया है। मैं हर मरतबा जब भी हम सेगमेंट करते हैं मैं ये लाजमी मैंशन करती हूँ, 2 कंट्रीज़ रह गई हैं, दैट इज़ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अनफॉर्चुनेटली 3 नए केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं और गवर्नमेंट जो है वो एक मरतबा फिर से अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। मुल्क के 79 अजला के अंदर ये खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, जो कि 18 मई से शुरू होगी और 24 मई तक जारी रहेगी। आज का ये सेगमेंट हमने सोचा कि थोड़ा सा मुख्तलिफ करें क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस पाई जाती है। मुजम्मिल, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। आई डोंट नो वाई, वो अपने बच्चों के फ्यूचर से क्यों खेलना चाहते हैं। तो आज हमने फैसला किया है
कि हम ऑन कैमरा स्क्रीन के ऊपर मैं वो पोलियो के कतरे पीऊँगी ये साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये कोई ख़तरनाक पोलियो के कतरे नहीं है। और आज हमारे साथ इसी सिलसिले में हमने लोगों को बुलाया हुआ भी है। कौन है हमारे साथ? बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एस्टीम्ड गेस्ट मौजूद हैं। आपने पहले भी इनको हमारी स्क्रीन पर है। और जब भी कभी हम वैक्सीन की बात करते हैं और इन मिसकंसेप्शंस को दूर करने की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे हम लोग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं एंड ही इज ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशंस और बहुत एलोक्वेंटली वो उनको आंसर भी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इसरार हक, स्पोक्स पर्सन फॉर द पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम मौजूद हैं और साथ हमारे पास किरण अली मौजूद हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर भी हैं एट द सेम टाइम उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस बच्चों को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करने का और पोलियो वर्कर्स के साथ काम करने का भी रह चुका है। तो बोथ द पीपल नो द फील्ड एंड दे नो व्हाट द फील्ड इज ऑल अबाउट। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान अफगानिस्तान इकट्ठा टैकल कर रहे हैं, हम पोलियो पे आके फाइनली हम यूनाइट हो ही गए हैं। जी एग्जैक्टली मैंने जिस तरह आपने कहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, बाहर का जितनी भी GPI ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव वो इसको एज वन एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक लाइक वन साइंटिफिक ब्लॉक देखते हैं। तो अगरचे ये ज्योग्राफी पे दो अलहदा मुल्क हैं लेकिन साइंटिफिकली हम इसको एक ही ब्लॉक। सो आपकी बात ठीक है कि हाँ हम डेफिनेटली वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट दिस फाइट बिकॉज ये ह्यूमैनिटी की फाइट अगेंस्ट डिजीज है। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा जरा इस प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं। जब हमें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, आपको भी पता है कि मैं ओपनली एडमिट करता हूँ मेरे व्यूज भी स्केप्टिकल होते हैं चीज़ों के बारे में, और जब इंसान के पास इंफॉर्मेशन में या गैप्स होते हैं, कमी होती है, तो इंसान सवाल करता है। जी। मैंने अपनी बेटी को पिलाए हैं, आपने कई बच्चों को पीते हुए, आपके अपने बच्चे भी अगर हैं आपने उनको भी पिलाए होंगे। ये पोलियो की वैक्सीन के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं और क्यों हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड हैं कि वहाँ पे उन इलाकों में दोबारा से पोलियो सर उठा रहे और केसेस हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी इस तरह की ओपन डिस्कशंस हों। जी देखिए, वैक्सीन मिसकंसेप्शन जो है इट गोज़ बैक फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड 1994 से ऑनवर्ड्स जो है इसके ऊपर जब भी शुरू में हमारे पास इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं, लोगों के मिसकंसेप्शंस आते हैं, हम उसको कुछ प्लेटफॉर्म से एड्रेस कर सकते हैं लेकिन हर प्लेटफॉर्म से उसको डिस्कस करना प्रॉब्ली इम्पॉसिबल होता है क्योंकि आपके 25 करोड़ आवाम में आप 25 करोड़ बंदों के साथ तो नहीं बैठ सकते। तो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स हम यूटिलाइज करते हैं। जो देखिए सबसे बड़ा हमारे पास मिसकंसेप्शन है वो वैक्सीन में है क्या। सो लेट मी टेल यू वैक्सीन में है क्या। वैक्सीन में जी लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है, नीम मुर्दा यही जरासीम होता है जिसकी वजह से हम बॉडी को सिग्नल देते हैं और वो बॉडी उसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत, एग्जैक्टली कुव्वत मुदाफियत पैदा। देखिए इसके अलावा इसके मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक्स हैं जो कि क्रॉस कंटेमिनेशन जब ये वायरस जो वैक्सीन बन रहा होता है उसको करने, इसके प्योरीफाइड वाटर है इसमें, ठीक है। तो और इसको pH को सस्टेन रखने के लिए ताकि इसकी इफेक्टिविटी रहे, ये 4 से 5 अज्जा हैं। और आप ये किसी भी फोरम पे जाके आजकल तो बिल्कुल हर एक बंदे जिस तरह आपके बिल्कुल उंगलियों के ऊपर है, आप जाएँ और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ें और उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके देखें। दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जहाँ से नए केसेस सामने आए और जहाँ से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रही होती है, वहाँ पर आपको लगता है कि ये कनेक्टिविटी, ये एक्सपोजर या फिर इतना ज़्यादा न्यूज़ के साथ कनेक्टेड होना पॉसिबल है? जैसे बनू नॉर्थ वजीरिस्तान वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है? एग्जैक्टली। देखिए अभी जो हमारे पास लेटेस्ट 2 केसेस आए हैं बनू से नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहाँ पे हमारे डेफिनेटली मिसकंसेप्शन के चैलेंजेस हैं लेकिन उससे बड़ा चैलेंज हमारा इस वक्त वहाँ पे एक्सेस है, जियोग्राफिकल एक्सेस है, सिक्योरिटी सिचुएशन है। तो हम पहुँच नहीं पा रहे उन बच्चों तक। ये जो बच्चे हैं ये क्रॉनिकली 2 से 2.5 साल से मिस होते रहे हैं। तो क्यों मिस होते रहे? क्योंकि वहाँ पे पोलियो की टीम्स रसद नहीं कर पा रही, सिक्योरिटी इतनी वॉलेटाइल है वहाँ पे। लेकिन आप वाली बात कि हमें एज अ कॉम भी हमारी अर्ज नहीं है टू वैक्सीनेट आवर चिल्ड्रन। इट्स नॉट ओनली पोलियो। अभी मैं साइड रूम में बैठा हुआ था तो मेरे साथ जो डिस्कशन हो रही थी कि जी हम रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर भी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं जो कि हमें 13 बीमारियों से बचाती है। सो इट्स लाइक ये इट्स सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम जिसको हम जिस तरह ये वाली फोरम्स के कम्युनिकेशन के साथ हम डील भी करते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी उसको डील करते हैं, एक्सपर्ट से भी बात करवाते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली लोग जो हैं अच्छा एक और चीज़ हमें समटाइम्स ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के अंदर ही रेजिस्टेंस है या फिर पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ के अंदर ही लोग जो है ना नहीं चाहते कि जी पता नहीं हमारे बच्चों की जो इनफर्टिलिटी है उसके अंदर कोई मसला शुरू हो जाएगा। अगर आप यूएस की तरफ देखें, वेस्ट की तरफ देखें, वहाँ से भी हमें रेजिस्टेंस नज़र आती है। सिर्फ पोलियो की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हमें कोविड के दौरान कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें नज़र आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपसे अगले सवाल करूं तो मैं अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करी हूँ कि मुझे ना पोलियो के खतरे भी हैं। तो आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो किस तरह से रहता है और
लोगों का ना शिकवा क्या होता है, लोग क्यों नहीं पिलाना चाहते अपने बच्चों को? लोगों का जो है ना, लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती है वैक्सीन के हवाले से। और फिर जब कोई एक एरिया में कोई जैसे रिलीजियस लास्ट टाइम हमारे पास कोई बच्चे हुए, तो फिर ये होता है कि अगर एक फैमिली करती है तो उसको देखकर और लोग भी जो है ना उसमें रेजिस्टेंस करते हैं कि और फिर वैक्सीन के हवाले से सवालात करते हैं। मोस्टली लोगों का ये होता है कि अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन उन्होंने करवाई है, एक ही मंथ में करवाई है, तो वो इस बात पे होते हैं कि बार बार रिपीटेडली कंपेन्स ही क्यों हो रही हैं। फिर वो उनका ये भी एक सवाल होता है कि जी सिर्फ पोलियो ही क्यों पिलाया जा रहा है हम लोगों को बार बार, और भी तो हमारे मुल्क में और भी तो मसाइल है, उनका क्यों हल नहीं तलाश किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ पोलियो पर ही सारा जोर क्यों दिया जा रहा है। अच्छा, ये जिनसे आप बात करती हैं मोस्टली वो पढ़े लिखे आपको लोग नजर आ रहे हैं, उनके अंदर भी होता है? जी मैम, मैं तो ये देखती हूँ कि इस्लामाबाद में रहते हुए तो मैंने ये देखा कि तकरीबन हर तरह के लोग ही हम लोगों को देख रहे होते हैं, और पढ़े लिखे लोगों के सवाल बड़े जो है ना वो ज़्यादा हमें तंग करने वाले होते हैं, और वो बिल्कुल बातों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे होते। उन लोग जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो फिर भी हम समझा लेते हैं, उनको हम बता लेते हैं चीज़ों से, उनको फिर वो कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के जो सवालात होते हैं वो फिर वो उसके लिए हमारे सेशंस होते हैं जो हम लोग सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें फिर हमारे पास डिक्लेरेशंस होती हैं, चीज़ें। किरण एक काम करते हैं ना हम, ये मिसकंसेप्शन जो है ना आज अपने तौर पर दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आप मेरा साथ देंगे? मुजम्मिल तो मना कर दिया कि सबसे पहले तो आई स्टार्ट, मैं वैक्सीन डेफिनेटली। चलें किरण प्लीज। एज अ डॉक्टर आई एम स्पेशलिस्ट ऑफ द वैक्सीन्स, तो मैं तो इसको हर फील्ड में भी जाके लोगों के सामने पीता हूं। डॉक्टर साहब से स्टार्ट करें, प्लीज बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा देखिए, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मुजम्मिल, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए जितने भी लोग हैं कि भाई आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद है, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। एंड मैं वो इंसान हूँ जिसकी फैमिली के अंदर एक ऐसा केस मौजूद है, मेरा अपना कज़न, उसको पोलियो हुआ और उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या परेशानी उसको फेस करनी पड़ी हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े हैं, वो मेरी आंखों के सामने है। तो मैं तो किसी को, आप कहते हैं ना कि आप किसी दुश्मन को भी ना चाहें कि किसी दुश्मन के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए तैयार हैं पोलियो के खतरे पीने के लिए। ऑलराइट, 1 2 हो गया, मेरी बारी आ गई। अब मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है कि कड़वा होने वाला है ये जी। प्लीज ओके, आई थिंक यहाँ पर बैठ जाइए। कड़वा होने वाला है व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेफ ऑप्शन अगर ना होती तो आयशा इस वक्त ये कतरे ना पी रही होती, डॉक्टर साहब ने भी पिए हैं। कतरे इशू नहीं है, इशू होती है कंफ्यूजन, इशू होती है वो इल्म में कमी या गैप के जो आपने फुलफिल करना है, और जब तक आपके क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक पोलियो पिलाने वाले भी आपको नहीं छोड़ते। अच्छा देखिए, अगर कल मैं दोबारा से शो करने के लिए आ जाती हूँ ना तो इसका मतलब है कि इस पोलियो के कतरों के अंदर ना कोई प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। एंड आई थिंक कि इस तरह के जेस्चर्स बड़े ज़रूरी हैं। ये पिलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, या पीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को बताया जा सके कि अगर मैं इसको एडवोकेट कर रही हूँ ना तो मैं इसके मामले में बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ये सेफ हैं मेरे लिए भी या मेरे घर में मौजूद बच्चों के लिए भी, और अगर इनको नहीं पिलाएंगे तो उसके खतरात ज्यादा हैं, मेरे बच्चों का, हमारे घर में मौजूद बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो भी खराब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर इसरार, इन द एंड मैं चाहूँगी थोड़े से टारगेट्स के बारे में बता दीजिए, हमने कितने एरियाज को कवर करना है इस कैंपेन के दौरान, एंड देन फिंगर्स क्रॉस कब तक हम एरेडिकेट कर देंगे? अच्छा, मैं आई थिंक दिस इज़ द 4th टाइम दैट आई एम कमिंग इन द शो एंड आई ऑलवेज प्रॉमिस समथिंग। सो सबसे पहले तो ये है कि इस दफ़ा हम 79 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करें। इसको सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं। ये वो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे या हमारे पास रिस्क है पोलियो का, या पोलियो वहाँ मौजूद है इन्वायरमेंटल सैम्पल्स में, या हमारे पास जो कैलकुलेशंस हम स्टैटिस्टिकल करते हैं उसके, उसमें तकरीबन 1,90,00,000 बच्चों तक हम पहुँच रहे हैं। ओके, याद रखिए हमारा टोटल टारगेट तकरीबन 4.5 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट आधा हो गया। ऑलमोस्ट आधा। सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता है और ये हम दरमियान में इसलिए करते हैं ताकि हम हिट कर सकें उन एरियाज़ को स्पेसिफिकली। अब आ रही है आगे बड़ी ईद जिसमें मूवमेंट होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो जैसे लोग जाएंगे एग्जैक्टली वायरस भी इस तरह ट्रैवल करता है। तो इसीलिए जो हमारा टारगेट तो ये है कि बाय एंड ऑफ 2026 वी शुड बी एबल टू इंटरप्ट। उसमें ऑलरेडी कुछ हमने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं, जैसे पंजाब में हमने जो है ना बहुत हद तक इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर लिया, कराची में हमें अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं, पेशावर में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान में वी आर डूइंग वेरी वेल। सो एज ऑफ नाउ कोई भी बंदा बैठ के आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन हमारा अपना एज प्रोग्रामेटिकली
by the end of 2026 we should be able to interrupt the first in the first phase जी इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम निकाला, आप आए और अवाम आप देखें कि किस तरह से दोनों ने, आयशा ने भी और डॉक्टर साहब ने भी पोलियो के कतरे पिए। मैं वो वाला सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो स्केप्टिकल होता है, लेकिन मेरी बेटी 2.5 साल की है और उसको भी मैं बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी बहस के पोलियो के कतरे पिला देता हूँ। एक आपका राइट है बेसिक, वो ये है कि जब लेडी हेल्थ वर्कर या आपके पास पोलियो की टीम पहुँचे तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि अपने हाथ धो लें, या वो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि जो कतरों के आगे नोजल लगती है वो चेंज कर लें। दीज आर ऑल लेजिट डिमांड्स। एक बच्चा बीमार है तो दूसरे को ना लग जाए, या आपके हाथ अगर साफ नहीं, आपको शक है तो आप हाथ धुलवा सकते हैं। बट आपके बच्चे का चलना फिरना और पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल होंगे कि बच्चा खुदा न खास्ता चलने फिरने से कासिर हो जाए? इस बारे में सोचिएगा। इसी के साथ चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो मुलाकात होगी। व्यूअर्स, लाइफ के अंदर आपने कभी सोचा है कि हर दफ़ा आपका जीतना पॉसिबल हो सकता है? 100% ऑफ द टाइम्स कभी भी नहीं। हारने के एस्पेक्ट को क्यों इवैल्यूएट नहीं करते और क्यों हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं? ज़िंदगी में हमें हमेशा जीतने का दर्स दिया जाता है, लेकिन कामयाबी को जितना इम्पॉर्टेंट है अचीव करना, नाकामी को समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जीत वक्ती खुशी ज़रूर देती है आपको एक डोपामीन का रश ज़रूर मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को सबसे बड़ा सबक अक्सर दर्द के लम्हात में मिलता है, तब जब इंसान हार रहा होता है, तब जब इंसान हेल्पलेस फील कर रहा होता है। और नाकामी इंसान को खुद से बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंट्रोडक्शन का लेसन है जो देती है। अब इंसान सब्र सीखता है और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे कैरेक्टर के अंदर डेवलप होती हैं इससे। अरे मुज़म्मिल, हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा ना ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो, हमेशा उसको बड़ी बड़ी सक्सेसेस मिलती जाए, लेकिन जस्ट इमेजिन एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप कभी नहीं हारे, तो आपकी जिंदगी तो अधूरी नहीं रह जाएगी कि आपने हारने की जो फीलिंग थी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उससे सीखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को हारना क्यों नहीं सिखाते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट फेयर। आपकी ज़िंदगी में आपका बच्चा हो या किसी और का बच्चा, वो हारेगा ज़रूर, तो उसके लिए तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद। हमारे साथ मौजूद है लाइफ कोच शीरीन नकवी साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है जी शीरीन नकवी साहिबा कि जीतना अच्छा है, लेकिन हार के बाद भी इंसान को सबक मिलते हैं। अब इन हार के बाद मिलने वाले इंसानी जो असबाक हैं, जो इंसान अपने आप से मुतारिफ होता है, इनके बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार करें कि क्या इंसान जो कि है वो इन सबक से इतना पॉलिश हो जाता है कि लाइफ को डील करने के काबिल बनेगा? अगर मेरे पास अपना एक बचपन से फॉर्मूला मिल जाए कि जीत तो मैं हर दफा सकती नहीं हूँ, और जो हारना भी है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं क्रिकेट के पिच पे खड़ी हूँ और मैंने नियत बांधी है कि स्पिन आए, स्लो आए, मैंने तो छिक्का मारना है। अब मैं मारती भी हूँ लेकिन आउट हो जाती हूँ, या इक्का लगता है, तुक्का लगता है, तो आउटकम तो मेरे हाथ में नहीं। सबसे पहले बात ये समझने की है कि भाई जिसका ये काम है उस पे छोड़ दो कि नतीजा कैसे निकलेगा। मेरे हाथ में क्या है? मेरा फुटवर्क, मेरा बैट का एंगल और मेरा स्विंग। ये 3 चीजें जो मेरे इख्तियार में, वो तो मैं समझ लूं ना, तो फिर मेरे आउटकम्स, मुझे चाहे फेलियर हो या वो, इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल। लेकिन मेरा सेल्फ एस्टीम आजकल नौजवानों ने अपने लाइक्स पे डाल दिया, तभी वो जहां जाए सेल्फियां ले रहे होते हैं, प्रोफाइल पिक्चर नई नई रोज रोज बदल रही होती है ताकि लोग कहें वाओ और एक लाइक मिले, और मेरा अगले दिन मैं भाव देखती हूँ मेरा कितना हुआ है। आउटवर्ड इन जो फिनोमेना है, इसके लिए हमेशा मैं किसी और पे मोहताज होंगी, और मोहताजी क्या होगी जैसा वो चाहेंगे वैसा मेरा मूड। और वैसे आयरनी ये है कि अब हमने ना अपनी सेल्फ वर्थ को उसके साथ जोड़ कर रख दिया कि जितने ज्यादा लाइक्स मुझे मिलेंगे, जितने व्यूज मुझे मिलेंगे, शायद मेरी वर्थ जो है ना वो उतनी है। बहरहाल इसको भी किसी दिन कोशिश करेंगे, कर्स ऑफ लाइक बटन को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हमें बचपन में अब हारना नहीं सिखाया गया। बचपन मेरा गुजर चुका है, मैं वक्त को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी के अंदर हार जरूरी है। बड़े हो गए हैं तो बड़े होकर हारना कैसे सीखें? मोटिवेशन हम किससे लें? मेरी ये जिंदगी पर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का एक जहाद है कि मैं ये लफ्ज मोटिवेशन से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि मोटिवेशन का लफ्ज जो ना मोटिव से आता है। मोटिव का मतलब है डिजायर्स। डिजायर्स मेरी एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। इंसान के अंदर जो हैवानियत है, जो उसको अपने सेंसेस से मिलती है कि शाबाश मिल जाए, नहीं तो हो बस है मोटिवेशन।
डाउन हो जाती है। ये मेरे दिमाग का बायोलॉजिकल एक डिफरेंट हिस्सा है, ये मेरे नीचे वाले दिमाग का है जो मुझे मोटिवेट करता है। आप मुझे लालच देना, मैं मोटिवेट हो जाऊं। आपका ये गाड़ी मिलेगी, ये इनाम मिलेगा, ओ अब मैं इनाम की खातिर अपनी कारकर्दगी को बेहतर करूं अपने। तो ये सारी चीजें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स 1880 की कहानी है। 1780 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था, उसके सेंचुरी बाद हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स ने अपनी थियरियां बनाई थी। उसमें इंसान को एक जानवर की तरह उन्होंने जाल में फंसा लिया। इसकी राल टपकवाओ। तो एक वो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने पेवलोव के नोन एज द पेवलोव एक्सपेरिमेंट्स कुत्तों पे किए थे कि जब वो कोई उसको लालच देते थे तो उसकी राल टपकती थी। बस यही थे आज तक हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे माँ बाप की परवरिश। अब हम क्या चाहते हैं, मोटिवेशन से आगे निकले, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहती है और उसके लिए सबसे इफेक्टिव मोटिवेशन क्या है, फियर। आप लोगों को डराएं, लोग काम करेंगे आपके मुताबिक, जैसे गधे को किया जाता है या किसी को डरा के डंडे से, कैरेट एंड स्टिक। ये वाला फिनोमेना अब बदल दिया है। Well, it's all about semantics। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मानी आफरीनी कैसे करें, मानी कैसे जनरेट कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। सोशल मीडिया पर शीरीन अक्सर कंपैरिजन चल रहा होता है, तो ये जो रैट रेस है, ये जो मुसलसल एक आपको ये बेहतर वो बेहतर, ये जीता वो हारा, और जीत इस तरह बताई जाती है कि जैसे पता नहीं क्या वर्ल्ड कप जीत लिए और किसी विनर की लाइफ में सिर्फ विन्स ही होती हैं, लॉसेस नहीं होते। इस रैट रेस से निकलना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। आसान क्या है, डरा के काम कराओ, किसी को सिखा के करना, उसके अंदर से उसका पोटेंशियल निकालना बड़ी मेहनत है। लेकिन यही तो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन को आप समझें कि अगर ये कंटिन्यू है, मैं एवोल्यूशन का जहालत से बाशऊर हो जाना, बेशऊर से बाशऊर हो जाना, तो अभी तो हम इतने से भी लेवल पे नहीं पहुंचे। हमने इस सफर का बीज बोना, हालांकि 1,24,000 हमें आके सिखा चुके हैं सब कुछ। फिर भी अब ये देखिए जो ईरान, ये वो जो जंगों की सिचुएशन चल रही है, ये क्या है? ये सब अना की बातें हैं कि ताकतवर कौन है, कंट्रोल किसका है, और अना एवोल्यूशन की इस लेवल की कहानी है जिसकी वजह से कुछ ताकतवर लोग आए हैं, उन्होंने एआई शुरू कर दिया। अब एआई हमारे घरों में घुस जाएगा, हमारी दिलों में घुस, हम इश्क भी एआई से पूछ के करेंगे कि किससे करें। तो ये सारी कहानी बिल्कुल पावरफुल वो है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम, यही तो मेरा सारा काम है, हम लोगों जैसा जो सारी तरबियत पे काम कर रहे हैं, माँ बाप का काम है कि अगर वो सिर्फ दिमाग जो हम दिन में 5 दफा कई दफा जमीन पे लगाते हैं, इस निशानदही के लिए कि मेरे हैवानियत की लगाम मेरे पास है, मैं अशरफ हूँ और उसकी लगाम, इस जाहलियत की, इस ग्रीड की, इस हसद की लगाम मेरे पास है, ये बाशऊर हो जाने का कहता है। वरना इंसान एंथ्रोपी का शिकार है। एंथ्रोपी फिजिक्स का एक टर्म है, व्हिच मींस केओस। हम अपने को बर्बाद करते हैं। उस बर्बाद से निकलने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है। हम आदमी पैदा हुए और इंसान बनने के बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप शीरी साहिबा। मसला ये है कि अगर हम हार जाएं और हमने हारना नहीं सीखा हुआ, हमने इसको पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपको लगता है कि बस दुनिया खत्म हो गई है। ऐसी सिचुएशन में दोबारा कैसे खड़े हों फिर? अल्लाह को 2 किस्म के बड़े पसंद है लोग, जो शुक्र करते हैं और सब्र करते हैं। जब भी आप डिसहार्टन हो, ये एक फिजियोलॉजी रिएक्टिव दिमाग का रिएक्शन है। उस वक्त आपने क्या करना है, जो हर नबी ने हमें सिखाया है, वो क्या है? सब्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉज। कुछ लम्हे का पॉज करें ताकि वो बिजली का करंट आपकी हैवानियत से, जिसने आपको परेशान कर दिया, टेंशन में डाल दिया, स्ट्रेस में डाल दिया, वो बिजली का करंट आपके इस दिमाग तक जब तक पहुंचता है तो मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन होती है। इन स्पिरिट अब आपकी रूह उठती है, ठीक? उसमें आपका, यहाँ पर आपकी नियत बनती है, आपका ज़मीर होता है, आपका शऊर होता है। ये 3 आलात, नियत बनाना, शऊर और ज़मीर, ये जब आप पॉज देकर इन तक बिजली का करंट पहुंचता है, अब आपके पास हौसला आता है और आप पूछते हैं, अच्छा मेरी जीत नहीं हुई, किन वजूहात से नहीं हुई? अब ये आपका दिमाग एनालिटिकल थिंकिंग में चला जाता है और आपको वजूहात बताता है जो हम आगे
कि आइंदा नहीं करें, या जीत हुई है तो करें। ये वाले जो लम्हे होते हैं ना रिफ्लेक्शन के, इसको कहते हैं गौर व फिक्र करना, जो मेडिटेशन कहते हैं। एक सुना था मैंने कि हदीस है कि 1 घंटे की मेडिटेशन, 1 घंटे का गौर व फिक्र इज इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, जहां आप दिमाग को खाली करते हैं। नहीं खाली नहीं करें, भरें। किस चीज से भरना? गौर व फिक्र। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आइंदा कैसे ना करूं, सवाल करें, हुक्म करें, मैं नहीं होने दूंगी, मेरे पास ये एडल्ट लैंग्वेज होती है। और ये सिर्फ उस कितने लम्हे का 1/4 सेकंड का पॉज आप दे दें और उसके अंदर अपनी इकदार डालें, अपनी वैल्यूज। तो बेस कहाँ बनाना है? मैंने झूठ भी नहीं बोलना, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ना, मैंने रखनी, मैंने कंपैशन। ये है ना शीरी साहिबा कि इसके लिए आपको तन्हाई चाहिए, गौर व फिक्र अगर आपने करना है। और अब अपनी तन्हाई के अंदर भी अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे साथ मौजूद होती है और हम अपने आप के साथ भी वक्त नहीं गुजारना चाहते, तो गौर व फिक्र बड़ी दूर की बात हो जाती है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मकसद ये होता है इस तरह के सेगमेंट्स करने का कि हम ना एक कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करें। एक 8 मिनट के सेगमेंट के अंदर ना हम आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकते, आप खुद अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप सोच शुरू कर सकते हैं। किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करना ही बहुत बड़ी कामयाबी होता है। लेकिन थैंक यू सो मच शीरी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।